गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ है जी आप लोग? गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? गुड इवनिंग। बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं आप लोगों से, बहुत लंबा क्लास होगा। आप लोग को इतनी छुट्टी मिली है कि आज क्लास ऑफ नहीं होगा, आज लगातार 10 बजे रात तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ते ही रहेंगे। गुड इवनिंग। टेस्ट आज आप लोग का रात के 9 बजे होगा। ठीक है, टेस्ट की टाइमिंग आज रात के 9 बजे से होगा। गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़िए सभी लोग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर मेरी? पहचान पा रहे हैं ना मुझे आप लोग? गुड इवनिंग। वॉइस ठीक कीजिए, वॉइस ठीक नहीं आ रहा सर। ठीक है, 1 मिनट। अभी देखिए तो वॉइस सही है? अभी देखिए तो वॉइस सही है? अभी वॉइस सही है? अभी देखिए तो, अभी सही है? नहीं, क्या करें यार। आप देखिए तो, अभी आवाज सही आ रही है? गुड इवनिंग। अभी आवाज सही है? अभी भी नहीं है? अच्छा, पढ़ने योग्य है कि नहीं क्लास? क्लास हम लोग पढ़ने लायक है कि नहीं है? क्लास जो है पढ़ने योग्य है कि नहीं है? गुड इवनिंग। हम लोग अभी क्लास कर सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं, बस पढ़िए। नया माइक ऑर्डर कर दिया हूं, ठीक है। 2-4 दिन में नया माइक आ जाएगा। ये लगता है पुराना माइक खराब हो गया है। नया माइक ऑर्डर कर दिया हूं, 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम। ठीक, चलिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, सेल जो है कोशिका, एक चैप्टर था बायोलॉजी का, और एक और छोटा सा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ, जो हम लोग बायोलॉजी पढ़े थे। उन दोनों चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है, देखिए ये हमें जीव विज्ञान का सिलेबस था हमारा। बीपीएससी सिर्फ इन्हीं 6 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सबसे ज्यादा 70 क्वेश्चन अब तक आया है। ये जीव एवं वर्गीकरण से अभी तक 6 क्वेश्चन आया है। कोशिकाएं ऊतक से अभी तक 8 क्वेश्चन आया है। ठीक है, मानव शरीर के तंत्र से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आया है। ठीक है, आनुवंशिकी से 10 से 12 क्वेश्चन, पादप कार्यकिकी से 10 से 12 क्वेश्चन। आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोषण एवं स्वास्थ्य। अकेले 70 क्वेश्चन, समझ में आया? अकेले पूरे 70 क्वेश्चन ये कवर करता है, और बाकी के ये टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा कौन किस लायक कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान यही है, पोषण एवं स्वास्थ्य, और 70 क्वेश्चन अकेले कवर करता है। 70 क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसमें आप लोगों को कोशिका में पढ़ा दिया था, एक छोटा सा टॉपिक है ऊतक, जिसे बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू, ऊतक। तो कुल मिला के ऊतक जो है, अभी तक बीपीएससी ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, अगर बीपीएससी की बात करेंगे, तो ऊतक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन डायरेक्टली ऊतक से क्वेश्चन नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली उससे अलग अलग चीजों से जोड़ के क्वेश्चन पूछा है।
जो अभी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कल आप लोगों को पूरा कोशिका एवं ऊतक का क्वेश्चन कराऊंगा, जीव एवं उनका वर्गीकरण का क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले हम लोग ऊतक को अभी कंप्लीट करेंगे, फिर जीव एवं उनका वर्गीकरण जो मैंने आप लोग को एक चार्ट देकर छोड़ दिया था उसे कवर करेंगे। तो आज इन दोनों चैप्टरों को समाप्त करेंगे और कल इन दोनों का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन, यानी कल इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कल 2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज अभी एक छोटा सा ये टॉपिक है ऊतक, जो बीपीएससी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है। सेल से क्वेश्चन आया 6 ठो 700 8 ठो, लेकिन ऊतक से डायरेक्टली एक भी क्वेश्चन नहीं है, अन्य चैप्टरों में मिल के जो है इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऊतक आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उसके लिए परेशान नहीं होना है, और जो आ जाएंगी तो समझिएगा बोनस है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पिछले किसी क्लास से किसी को कोई डाउट है? गुड इवनिंग। किसी को पिछले क्लास से कोई डाउट है? एनीबॉडी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। 9 बजे क्लास होगा। दीपू सोनी जी, मैंने क्या कहा, 9 बजे आज टेस्ट होगा आप लोग का। ठीक है, चलिए, तो इसे भी आज कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सेल पढ़ चुके थे, सेल जितने जो भी चीजें थी पूरी तरीके से सेल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, पूरी तरीके से सेल समाप्त हो चुका था। आज हमें पढ़ना है टिश्यू। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा टिश्यू या ऊतक। ठीक है, ऊतक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। बहुत ही सरल टॉपिक है ये। तो यहां से 2 बातें, हिंदी और इंग्लिश किस लिए लिखा हूं तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो टिश्यू शब्द था ना, टिश्यू इंग्लिश का टिश्यू, तो सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का जो प्रयोग है वो फ्रांस के एक शल्य, ठीक है, शल्य चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, बाइचेट। क्या नाम था उनका? बाइचेट। ठीक है, तो टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किसने किया था? एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाइचेट, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और ये जो टिश्यू शब्द का विकास हुआ था वो लैटिन के एक शब्द था जिसका नाम था टेक्सर। तो लैटिन का शब्द था टेक्सर, उसी से हुआ है टिश्यू का निर्माण। ठीक है, तो लैटिन शब्द किससे हुआ था? टेक्सर से। ठीक है, तो टेक्सर का क्या अर्थ होता है? टेक्सर का अर्थ होता है बुनना। बुनना, तो आप लोग देखे होंगे स्वेटर बुना जाता है, देखे होंगे ना, बुनना। ठीक है, तो टेक्सर शब्द से जो है, लैटिन शब्द टेक्सर से क्या हुआ है? टिश्यू का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग जो है फ्रांस के एक शल्य डॉक्टर थे जिनका नाम था बाइचेट ने प्रयोग किया था। ठीक, लेकिन ये ऊतक शब्द जो है, हिंदी में टिश्यू का शब्द जो है ऊतक, उसको सर्वप्रथम प्रयोग किए थे एन ग्रीव ने। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे सर टिश्यू का ही तो हिंदी है ऊतक, ऐसा नहीं है। पहले टिश्यू शब्द ही आया था और हिंदी इंग्लिश दोनों में टिश्यू ही चलता था। टिश्यू के ही सारे आविष्कार हो गए। बाद में एक वैज्ञानिक आए एन ग्रीव, इन्होंने क्या कहा? ऊतक शब्द दिया। तो सर्वप्रथम आपसे पूछ सकता है ऊतक शब्द किसने दिया? तो ऑप्शन देख लीजिएगा भाई। ऑप्शन में अगर दोनों होगा तो बाइचेट मारिएगा, ऑप्शन में दोनों होगा तो बाइचेट मारिएगा। अगर ऑप्शन में ये रहे तो इसे मारिएगा, ये रहे तो इसे मारिएगा। क्योंकि अब देखिए, पेपर आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो लिखा जाएगा इंग्लिश में टिश्यू, हिंदी में लिखा जाएगा ऊतक, और दोनों को ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तब तो मोर देन वन दोनों हो जाना चाहिए। बातें समझाया? लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो बाइचेट मारिएगा, क्योंकि सर्वप्रथम पहले बाइचेट ने किया था, उसके बाद ऊतक शब्द का एन ग्रीव ने किया था। मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ऊतक और टिश्यू का क्या डिफरेंट आविष्कार को लेकर कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग। तो टिश्यू और ऊतक शब्द को लेकर, आविष्कार को लेकर क्या दिक्कत है, समझ में आया ना? ठीक है, अब देखिए, टिश्यू के जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी टिश्यू को अध्ययन करने वाले साइंस को, विज्ञान को क्या कहा जाता है? हिस्ट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? टिश्यू को यानी ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? टिश्यू को यानी ऊतक को अध्ययन करने वाले विज्ञान को, अध्ययन करने वाले विज्ञान को, विज्ञान या साइंस जो भी हो, विज्ञान को क्या कहा जाता है? हिस्ट्रोलॉजी। नाम याद रखिएगा, हिस्ट्रोलॉजी।
सेल के अध्ययन करने वाले को क्या कहते थे? साइटोलॉजी। लेकिन टिश्यू के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। याद रहेगा, अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। किसके अध्ययन को? टिश्यू के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत जो है, सबसे पहले इटली के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, यानी टिश्यू से संबंधित अध्ययन को, यानी सर्वप्रथम अध्ययन की शुरुआत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो इटली के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था मार्सेलो मालपीगी। मार्सेलो मालपीगी, मार्सेलो मालपीगी, ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? मार्सेलो मालपीगी ने, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। तो जो बातें मैंने अभी आप लोगों को बताया उसे मैं लिखित रूप में यहां रख दिया, देख लीजिए। टिश्यू, सर्वप्रथम टिश्यू शब्द, इंग्लिश वाला टिश्यू शब्द का प्रयोग जो है फ्रांस के शल्य चिकित्सक से बाइचर्ट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सचर से हुआ है। टेक्सचर का अर्थ होता है बुनना, यानी वेव इंग्लिश में। ऊतक शब्द, हिंदी का ऊतक शब्द जो है एन ग्रीव ने दिया था। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं, और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपीगी ने की, इसलिए ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की चीजें, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया टिश्यू के आविष्कार को, शब्द को लेके बातें। अभी तक आपसे टिश्यू से बीपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है, रेलवे ने पूछा है, एसएससी ने पूछा है, बीपीएससी ने नहीं पूछा है, बिहार साई ने पूछा है, बिहार साई ने पूछा है, बल्कि बीपीएससी ने नहीं पूछा। ठीक, तो ये हो गया टिश्यू के आविष्कार की बात है। अब आगे देखिएगा कि टिश्यू होता क्या है, ऊतक होता क्या है। तो मैंने आप लोग को जब सेल पढ़ा रहा था तो कुछ चीजें मैंने बताई थी कि जैसे यहाँ पे ईंट हो गया, और ईंट को मैंने सेल कहा था। ईंट को जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं? दीवार बना देते हैं, और इसी दीवार को हम लोग क्या कहते थे? यहाँ पे टिश्यू कहते थे। ठीक है, और टिश्यू के बाद क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है, और यहाँ दीवार से क्या बन जाता है? रूम बन जाता है, और यही रूम जो है बाद में क्या बन जाता है? हाउस बन जाता है, बिल्डिंग बन जाती है, और यही ऑर्गन से क्या बन जाता है? बॉडी बन जाता है। तो ये कंपेरिजन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सेल के समय में ही बताया था। यानी कि अगर सेल का, टिश्यू का डिफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे? समान कोशिकाओं का वो समूह। अब बताइएगा, ईंट से घर बनता है, ईंट से दीवार जोड़ता है, यहाँ पे एक ईंट ऐसा है, एक ईंट ऐसा है, तभी तो दीवार जुड़ेगा। अगर एक ईंट इस प्रकार का है, ठीक है, और एक ईंट इस प्रकार का ला दिया तो बताइए घर पर दीवार बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार टिश्यू के लिए क्या चाहिए? एक ही प्रकार का सेल होना चाहिए। ठीक है, तो टिश्यू का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? समान कोशिकाओं का समूह जो किसी एक काम को करते हैं, यानी एक ही प्रकार का, माने कोशिकाओं का समूह तो है, लेकिन वो समूह जो होगा, यानी देखिए ये कोशिका है, इनका समूह जो है, ये समूह जो है कोई एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि दो काम करेगा। तो समान कोशिकाओं का वो समूह जो किसी एक काम को करते हैं उसे ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो यही इसको डिफिनेशन में भी कहा जा सकता है, जब कोशिकाएं समूह में होती हैं, यानी अनेक कोशिकाएं मिलकर एक समूह बना देंगी, ठीक है, एक समूह बना देंगी, उसी को कह दिया जाता है कि ये टिश्यू है, ऊतक है। अब ध्यान से समझिएगा, सेल हम लोगों ने पढ़ा कि पूरी हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, कोशिका से बनी हुई है। लेकिन अब आप बताइएगा, हड्डी वाली कोशिका अलग होगी, आंख वाली कोशिका अलग होगी, नाखून वाली कोशिका अलग होगी, हमारा जो हार्ट बना है उसकी कोशिका अलग होगी। तो अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो हड्डी में जो कोशिका होगी तो क्या होगा? हड्डी की जिस कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो उसको क्या कहेंगे? वो एक टिश्यू हो गया। अनेक कोशिकाओं से मिलकर हड्डी बनेगा तो उसी को हम लोग टिश्यू कहेंगे। तो उसको कहां लेके चले जाएंगे हम लोग? हड्डी वाले को एक हड्डी वाला टाइप का स्पेशल टिश्यू हो गया, आंख वाला का एक अलग टिश्यू हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि समान कोशिकाओं का वो समूह जो किसी एक काम को करते हो उसे ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोशिकाएं समूह में होते हैं तो उसी को ऊतक कह दिया जाता है। ठीक है, तो समूह में मौजूद जो कोशिकाओं के बीच क्या होता है? स्थान होता है। जैसे देखिएगा, ये एक टिश्यू, एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये भी एक सेल हो गया, ये भी एक सेल हो गया, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे,
यहां पे बीचों में कुछ स्पेस खाली रह गया, दिख रहा है, यहां पे बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रह गया, ठीक है, यहां पे बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसे अंतःकोशीय स्थान कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कोशिकाओं के मध्य, यानी एक टिश्यू बन गया इन कोशिकाओं के समूह से, इन कोशिकाओं के मध्य जो स्पेस होता है उसी को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। बातें समझ आया? तो इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा जाता है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का लिक्विड भरा जाता है और इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो ये स्पेस जो खाली होता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, और जिस लिक्विड से भरा जाता है उसी को कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसी को कॉमन रूप में यानी सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? इसी को मैट्रिक्स कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? इस लिक्विड को मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सामूहिक रूप से। तो देखिए इसको भी मैंने आप लोगों को यहां पे लिख रखा है। देखिए पहली बात, समान कोशिकाओं का वो समूह जो किसी एक काम को करते हो उसे ऊतक या टिश्यू कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। ठीक है, समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है, यानी ये देखिए, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका, बीच में जो स्पेस हो गया ना, इसी को कहा जा रहा है इंटरसेलुलर स्पेस, यानी अंतःकोशीय स्थान। आइए, जिस लिक्विड से भरा जाता है इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा जाता है जिसे अंतःकोशीय द्रव यानी इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप से क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत? गुड इवनिंग। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो ऊतक, देखिए जैसे हमारी बॉडी है तो इसमें सेल है, सेल के समूह को ऊतक कहते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी हैं, उसमें भी सेल है और उनके भी समूह को ही टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो इसी प्रकार ऊतक को दो प्रकार में बांट देते हैं। एक को कहते हैं पादप ऊतक जिसे प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जो जंतुओं में यानी कि जीव जंतुओं में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है, उसे एनिमल टिश्यू कह देते हैं। तो हम लोग ऊतक को यानी टिश्यू को कितने कैटेगरी कर सकते हैं? दो प्रकार का, एक पेड़ पौधों का टिश्यू और एक जानवरों का टिश्यू। तो जानवरों के टिश्यू में कौन आ जाएंगे? हम मानव भी आ जाएंगे, क्योंकि मानव भी जानवर ही है। बात पता है ना आप लोगों को कि मानव भी जानवर है। क्लास लंबा चलेगा, स्थिर बैठिए, अभी तोते उड़ेंगे आप लोग इसमें आज। तो ये क्लियर हो गया। ऊतक को हम लोग कितने कैटेगरी में बांट देंगे? दो कैटेगरी में बांट देंगे। तो पादप ऊतक जो है प्लांट टिश्यू है, जिसे हम बोटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं। बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। तो पादप ऊतक जो है हम लोग बोटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जंतु ऊतक जो है हम जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी हम लोगों ने जूलॉजी ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए ऊतक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। देखिए, एक को कहते हैं प्लांट टिश्यू और दूसरे को कहते हैं एनिमल टिश्यू। तो ये एक एनिमल टिश्यू का फिगर है और ये एक प्लांट टिश्यू का एनिमल है। दोनों को फिगर देख लीजिए। ये एक कोशिका है, देखिए ध्यान से, ये एक कोशिका है, न्यूक्लियस है इसका, ये एक कोशिका का न्यूक्लियस है, यानी अनेक कोशिकाओं के समूह से क्या मिला है? ये आपका टिश्यू बन गया। इसे एनिमल टिश्यू का ये आकृति है एक, और ये प्लांट टिश्यू। तो ये एक अलग एनिमल का क्या बोलते हैं? प्लांट का टिश्यू सेल है, और इसके समूह को क्या कह रहे हैं हम लोग? प्लांट टिश्यू कह रहे हैं। इसके बीच में जो ये ग्रीन कलर का स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये जिस लिक्विड से भरा जाता है, ये जिस लिक्विड से भरा जाता है, इसी लिक्विड को कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। उम्मीद करता हूं आप लोग ये दोनों कैटेगरी समझ में आ गया होगा। आशुतोष जी, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं कि आप लोग के तोते उड़ गए। ऐसा क्या बता दिया? किसी को ऐसा कोई दिक्कत है जो नहीं समझ में आ रहा है? सेल पढ़े ना आप लोग? मैंने तो अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया यार।
सिंपल सा यार, हर चीज को लिख लिख के बताया हूं, इसीलिए ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। आगे बढ़ सकते हैं ना? आगे इतना समझ में आ गया तो आगे नहीं समझ में आएगा, चिंता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब देखिए, हम लोगों ने टिश्यू क्या है, टिश्यू का पहले आविष्कार कौन किया, प्रयोग कौन किया, उत्तक का प्रयोग कौन किया, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं समझ लिया। फिर हम लोगों ने इसके बीच के स्पेस को समझ लिया, इसके दो प्रकार होते हैं ये भी हमने समझ लिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। तो इसको कुछ टीचर जो है दो कैटेगरी में पढ़ाते हैं, जो बोटनी अलग करके पढ़ाते हैं, जैसे उसको पढ़ाएंगे बोटनी में तो वहां पे प्लांट टिश्यू अलग से पढ़ाते हैं, बोटनी के अंतर्गत पढ़ाते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें नियमतः यहाँ पे सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ना था, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों, हम पढ़ेंगे दोनों। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसको, प्लांट टिश्यू को। सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, प्लांट टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू को भी कई कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो देखिए, अब इस जंतु ऊतक को भूल जाइए, जंतु ऊतक हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। देखिएगा, तो ये हम लोग उठा रहे हैं, प्लांट टिश्यू को पढ़ना शुरू करने। तो देखिए, ये रहा आपका प्लांट टिश्यू। तो हमने प्लांट टिश्यू को उठाया, दो कैटेगरी में बांट दिया। दो टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, दूसरे को कहते हैं परमानेंट। इसमें सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं, इसमें सेल्स डू नॉट डिवाइड, यानी सेल इसमें डिवाइड नहीं होते। डिटेल में समझाता हूं। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है, ठीक है, जो टिश्यू होता है, जो बना होता है, वो तीन प्रकार के सेल से बना था। देखिए, ये हो गया। और जो परमानेंट टिश्यू होता है, ये फिर से दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। और ये कॉम्प्लेक्स वाला दो होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इसके बाद सिंपल वाले को भी तीन कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा प्लांट टिश्यू, जिसे अभी हम लोग एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी बार फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है, कौन, एनिमल टिश्यू, जिसमें एपिथेलिक ये देखेंगे, नर्वस टिश्यू देखेंगे, मसल टिश्यू देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। इतनी चीजों को ही आपको पढ़ना है, वन बाई वन सब पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग को एक बार दिखा दिया। अब हम लोग इसको बिना इस फोटो को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फोटो पहले देख लेंगे तो आप लोगों का तोते उड़ जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं कहां पे, सीधे पादप ऊतक पे, ठीक है। तो यहां पे डाल लीजिएगा टॉपिक, नहीं तो एक ही बार में सब देख लेके आप लोग के तोते सच में उड़ जाते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा पादप, ठीक है, ऊतक, प्लांट टिश्यू, ठीक है। हम लोग एनिमल टिश्यू बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लांट टिश्यू को कंप्लीट, आज ही सब पढ़ेंगे, आज ही सब पढ़ेंगे। देखिएगा, तो प्लांट टिश्यू जो होता है, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को कहते हैं हिंदी में अस्थाई, क्या कहते हैं, अस्थाई ऊतक, और एक को कहते हैं विभाज्य, ठीक है, विभाज्योतिकी ऊतक, ठीक है। इंग्लिश में इसी अस्थाई ऊतक को क्या कह देते हैं हम लोग, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आया? तो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को उठाया, इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में देखा, अस्थायी ऊतक और विभाज्योतिक ऊतक। अब हम इसे छोड़ देंगे, पहले अस्थायी ऊतक को पढ़ेंगे। तो अस्थायी ऊतक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो अस्थायी ऊतक होते हैं, तो इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन नहीं करती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रोजोम वो क्या कर रहा था, विभाजन कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था मनुष्य के, जो मनुष्य का ब्रेन होता है, वो दो प्रकार के सेल से मिलकर बना है, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक न्यूरॉन, एक जेगोन, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि सेल डिवीजन नहीं होता है। तो जो पादप है, जो कोई प्लांट होता है, तो प्लांट का वो हिस्सा अस्थायी ऊतक कहलाता है, परमानेंट टिश्यू कहलाता है, जिसमें ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो उस कोशिकाएं में जिसमें विभाजन नहीं होता है, उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू का डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के ऊतक में या टिश्यू में कोशिकाएं जो होती है विभाजन नहीं करती हैं। ये दो प्रकार का होता है। तो अस्थायी ऊतक को भी हम लोग क्या करेंगे, दो कैटेगरी में बांट देंगे,
इसको भी कितने कैटेगरी में बांट देंगे? दो कैटेगरी में। एक को कहते हैं सिंपल, ठीक है, सिंपल टिश्यू, एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इसका डिफिनेशन सुनिएगा। तो इसी को हिंदी में सिंपल टिश्यू को क्या कहेंगे? सरल ऊतक। सरल ऊतक। कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? जटिल ऊतक। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो अस्थायी ऊतक का डिफिनेशन याद रखिएगा, इसमें कोशिका जो है विभाजन नहीं करती है, सेल डिवीजन नहीं होता है, और ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं सिंपल टिश्यू, दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। ठीक है, तो जो सरल ऊतक होता है, सिंपल टिश्यू होता है, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के ऊतक आते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के ऊतक आते हैं। एक को कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं फोटो दिखा देता हूं भाई, नाम इसका आप लोग को परेशान कर देगा, मुझे फोटो दिखा देता हूं। ठीक है, तो जो सिंपल टिश्यू उसको तीन कैटेगरी में पूरा बांट दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल टिश्यू को जो है, देखिए यहां पे सिंपल टिश्यू जो है इसको फिर से तीन कैटेगरी में बता दिया गया, पेरेन्सीमा, कोलेन्सीमा और स्क्लेरेन्सीमा। बात दिखाई दे रहा है? अब इन तीनों की विशेषता आप लोग को पढ़ना है, पेरेन्सीमा, कोलेन्सीमा और स्क्लेरेन्सीमा, इन तीनों की विशेषताएं आपको पढ़ना है। तो पहले हम लोग ने प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। परमानेंट में दो कैटेगरी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को तीन कैटेगरी, पेरेन्सीमा, कोलेन्सीमा और स्क्लेरेन्सीमा। अब इन तीनों की विशेषता, सिंपल को मैंने क्या बताया, सिंपल टिश्यू के सरल ऊतक को मैंने क्या बताया कि इसका निर्माण जो होता है, सिंपल टिश्यू का जो निर्माण होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी सिंपल टिश्यू जो होगा ना, फोटो में दिखाता हूं, देखिए ये देखिए, ये जो है तीन टाइप का आपको, कोलेन्सीमा टिश्यू, पेरेन्सीमा टिश्यू और स्क्लेरेन्सीमा टिश्यू। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। एक ही प्रकार का सेल दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना है। देखिएगा, सब एक ही प्रकार के सेल्स के निर्माण से मिलकर बना है, सब एक ही प्रकार का सेल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को पहली बात की सिंपल टिश्यू का डिफिनेशन क्या याद रखना है कि सिंपल टिश्यू जो होता है इसका निर्माण जो होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, और इसको फिर से तीन भागों में बांट दिया जाता है। एक को कहते हैं कोलेन्सीमा, एक को कहते हैं पेरेन्सीमा और एक को कहते हैं स्क्लेरेन्सीमा। तो इसका काम क्या होता है, बस एक वर्ड में इसका नाम, इसको हिंदी में कहते हैं मृदु ऊतक। मृदु ऊतक नहीं, इसको नहीं कहते हैं, एक मिनट रुकिए, बड़ी दिक्कत है भैया। ठीक है, इसको कहते हैं मृदु ऊतक हिंदी में, इसका इंग्लिश सब ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, पेरेन्सीमा टिश्यू का काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो व्यास होता है ना, वो एक बराबर होता है। ये सबका जो व्यास होता है, व्यास समझे, इंग्लिश में मैथ में व्यास पढ़े होंगे, तो इनका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, सबका एक समान ही होता है। ठीक है, तो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनती हैं, और ये कोशिकाएं जो होती है समव्यासी होती हैं। ठीक है, तो इसका एक ही बात याद रखिएगा कि पेरेन्सीमा टिश्यू जो होता है इसका वर्ग क्या होता है, तो ये पौधों के भोजन संग्रहण का काम करता है। बस इतने याद रखिएगा, पौधों के भोजन संग्रहण का काम करता है। तो यानी जो टिश्यू भोजन संग्रहण का काम करता है प्लांट में, वो कौन सा टिश्यू होता है, पेरेन्सीमा टिश्यू होता है, जो कि भोजन संग्रहण का काम करता है। याद रहेगा, जैसे कि आलू हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया। तो ये आलू, मूली, सलजम जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि वो जड़ों में जो होते हैं क्या पाया जाता है, उनका भोजन संग्रहण होता है। वो आलू, मूली, सलजम वो क्या होता है, सब इसी पेरेन्सीमा टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आया? तो ये सेल वॉल पे किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। समझ में आया? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में सेल पढ़ाया था, तो सेल पढ़ाते समय मैंने सेल वॉल पढ़ाया था। तो सेल वॉल आप लोग देखेंगे आलू का, तो वहां पे किसी भी प्रकार का जो है ना, वहां पे उनका भोजन स्टोरेज नहीं होता। उनका भोजन स्टोरेज कहां होता है, जैसे आलू का भोजन स्टोरेज आलू तना में होता है, मूली का उसके तना में होता है, सलजम का भी तना में होता है, जड़ में होता है। तो ये सारा चीज जो है क्या है, यहाँ पे सेल वॉल में जो है इनका भोजन स्टोरेज नहीं होता है, बल्कि कहां पे होता है, पेरेन्सीमा टिश्यू में होता है। समझ में आया? ये इंटरसेलुलर स्पेस आप लोगों को दिख ही रहा होगा बीच में। ठीक है,
तो किसी को कोई दिक्कत है? आप लोग को तीन ही चीज, दो ही बात याद रखना है। देखिए प्लांट टिश्यू दो कैटेगरी, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ने परमानेंट को खोला। परमानेंट को मैंने क्या बताया, इसका डिफिनेशन बताया कि ऐसी कोशिका जो विभाजन नहीं करती है, सेल्स डू नॉट डिवाइड, यानी जिसमें विभाजन नहीं होता है। इसको मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने सिंपल को तीन बताया, प्रेनेसेमा, कोलेनसेमा और स्क्लेरोसेमा। इसको मैंने बताया प्रेनेसेमा को ये क्या करती है, प्रेनेसेमा क्या करती है, पौधों के लिए भोजन संग्रहण का काम करती है। कोलेनसेमा क्या करती है, कोलेनसेमा जो होती है, इस प्रकार की कोशिका जो होती है वो क्या करती है पता है, पेड़ के जड़ को मोटाई देती है। जो ये कोलेनसेमा जो होती है ना, सेलुलोज इसमें जमा होता है, तो पेड़ का जो जड़ होता है ना, इसमें सेल वाल जो होता है वो मोटी हो जाती है। जैसे आम, कटहल और जामुन का पेड़ आप लोग देखे होंगे, तो इनके जड़ जो मोटे होते हैं, वो मोटे किस कारण से होते हैं, कोलेनसेमा के वजह से होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों के लिए भोजन संग्रहण का काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए स्क्लेरोसेमा क्या करती है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के ऊतक जो होती हैं लंबी होती है और पतली होती हैं, किनारे नोकीले होते हैं। तो आप लोग किसी पत्ती में देखे होंगे, पत्ती में तो यहां पे ऐसे नोकीला टाइप का निकल जाता है, देखे होंगे किसी पत्ती में। ठीक है, तो ये नोकीली होती हैं और ये जो है पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये पत्तियों के, फलों के अवस्था के यानी बीज का आवरण का निर्माण करते हैं। तो जो बीज के बाहर जो आवरण बनता है ना, ये इन्हीं से बनता है, स्क्लेरोसेमा से। यानी जैसे अमरूद का पेड़ हो गया, उसमें बीज का जो आवरण होता है, सिलवाल जो बीज का होगा, वो इन्हीं से निर्माण से बनता है, स्क्लेरोसेमा। ठीक है, बातें समझ में आया? तो कुछ नहीं जानना है आप लोग को, परमानेंट टिश्यू में तीन चीजें, ये भोजन संग्रहण का काम करती है, ये जड़ को मोटाई, ठीक है, जड़ को मोटाई देती है, और ये जो है क्या करती है, पौधों के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। बात समझ में आया? तो इससे ज्यादा इसमें आप लोगों को पढ़ना नहीं है, यहां से एक भी क्वेश्चन आया नहीं है। ये सब नीट वाले पढ़ते हैं डिटेल में, जो नीट वाले होते हैं ना, ये लोग सब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप लोगों का एग्जाम में सिर्फ यही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स वाला, और यही अभी तक के रेलवे में या फिर बिहार एसआई में या फिर कॉम्प्लेक्स वाला ही पूछा गया है, ये सिंपल वाला नहीं पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि परमानेंट का ये कॉम्प्लेक्स सिंपल वाला था, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तोते उड़ रहे कुछ लोगों के, तोते उड़ रहे हैं जी। तो ये कहां पाया जाएगा, जड़ एवं पाता में पाया जाएगा। ठीक है, भोजन, पेड़ पौधों का भोजन कहां संग्रहण होता है, मैंने आप लोग को सेल पढ़ाते समय बता दिया था, जड़ एवं तना में। ठीक है, जड़ एवं तना में। तो ये हो गया आप लोग का भोजन संग्रहण। कोलेनसेमा जो होता है वो क्या करता है, इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्थूल कोण उतक, स्थूल कोण उतक हिंदी में इसका नाम है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि कोशिकाओं के स्पर्श करने वाले यानी सेल वाल में सेलुलोज का जमा होता है। तो सेल वाल क्या होता है, मैंने बताया था पेड़ पौधे का जो बाहरी होता है वो सेलुलोज लकड़ी का बना होता है, तो सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। इससे क्या होता है, सेल वाल मोटी हो जाती है। तो कोई आम का, बरगद का जो भी पेड़ होता है मोटा होता है, वो किस लिए, सेल वाल के मोटे होने से। तो कोई पेड़ जो है मोटा हो जाता है, वो कोलेनसेमा की वजह से होता है, सेल वाल के जमाव की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है? और ये इसके लिए सेमा क्या करता है, तो ये मतलब कि कोशिकाएं इसकी लंबी और पतली होती हैं। ठीक है, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। तो इसको, इसमें एक ही बात याद रखना है कि पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आया? तो ये पत्तियों के, फलों के बीज का आवरण का निर्माण करता है। ठीक है, तोता आप लोग के सर पे है, जिनको नहीं समझ में आता है उन्हीं को कहते हैं तोता उड़ना। तो मैं मान के चलूं कि आप लोग को ये सिंपल वाला समझ में आ गया कि इस पे और डिबेट चाहते हैं। आप लोग के सिलेबस में एकदम नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है, ना बिहार एसआई में ना बीपीएससी में। बीपीएससी में तो अभी तक टिश्यूज पे पूछा ही नहीं गया है, टिश्यू से एक भी सवाल नहीं आया है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोग की जानकारी के लिए पढ़ा रहा हूं, बाकी आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। क्लियर है? लेकिन पूछा जा सकता है सिलेबस में टिश्यू पढ़ना है। ठीक ना, आगे बढ़े ना। तो अब हम लोग देख लें जटिल वाला। अब ये जटिल देख ले, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए
अब थोड़ा सा जटिल वाला देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो इसका निर्माण जो होता है ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, और ये भी दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं जाइलम और एक को कहते हैं फोइलम। नाम सुने होंगे आप लोग, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, यानी कि अलग अलग कोशिकाओं के समूह के, लेकिन काम इनका एक ही है। तो एक हो गया जाइलम, दो प्रकार का होता है, एक हो गया फोइलम। तो अब देखिए इसमें आप लोग को याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जाइलम जो होता है, जैसे ये एक पेड़ है, ये इसका जड़ है और ये इसका जड़ जो मिट्टी में है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये आपका पेड़ है, जो ऊपर का पेड़ पौधे है, पत्तियां है, ये आपका मेन बीच वाला पार्ट हो गया, जड़ जो उसका बोलते हैं, ये इसका अंदर वाला हो गया। तो इसका जड़ जो है ना, ये जड़ जो है मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, खनिज, लवण, जल, तीनों चीजें ये जड़ें प्राप्त करती है, मिट्टी से प्राप्त करती है ना, खनिज, लवण, जल तीनों प्राप्त करती है। तो इसको जो है फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों तक पहुंचाना पड़ेगा। यहां से जड़ ने प्राप्त किया जल, लवण, खनिज, मिट्टी से जो इस पेड़ ने प्राप्त किया, इसको पत्तियों तक पहुंचाना पड़ेगा ना, पत्तियां तो यहां लगी हुई हैं। तो पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उनको एक ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है, उसी ट्यूब का निर्माण जो होता है वो जाइलम से होता है, जाइलम टिश्यू से होता है। तो याद रखिएगा, जाइलम से क्या होता है, जल, खनिज, लवण जो होता है जल से होकर ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ जाता है, और ये वन वे होता है, यानी सिर्फ ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आता है जाइलम में, ये वन वे होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आता है जाइलम से। अब फोइलम क्या होता है, तो पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन कहां निर्माण करते हैं, पत्तियों के द्वारा यहां निर्माण करते हैं, पत्तियों के पास निर्माण होता है। तो इनको जड़ तक भाई भोजन कौन पहुंचाएगा, तो ये फोइलम के तहत क्या होता है, भोजन जो होता है पेड़ पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाता है। तो ये जल को पत्तियों तक पहुंचा दिया, और ये पत्तियों से जो है भोजन को कहां पहुंचा दिया, जड़ तक, यानी पेड़ के अन्य भागों में पहुंचा दिया। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फोइलम। तो जाइलम से जल याद रखिए, जल, खनिज, लवण, जो कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और ये फोइलम से भोजन याद रखिएगा, जो भोजन निर्माण होता है पत्तियों के पास, उनको जो है पेड़ पौधे अपने अन्य भाग में पहुंचाने का फोइलम से काम करते हैं। इतना भी याद रहेगा तो क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग, इतना भी याद रहेगा तो क्वेश्चन बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है जाइलम और फोइलम में? अब देखिए एक फोटो बनाई देता हूं मैं आप लोगों को, फोटो बनाई क्या देता हूं, ये बना हुआ है, देखिए डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फोइलम। देखिए ये एक जाइलम है, तो इसमें वाटर एंड मिनरल्स जो होता है क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखिए ध्यान से जा रहा है ना ऊपर, ये वन वे होता है, यानी सिर्फ ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नो एंड वाल्स बिटवीन, यानी देखिए यहां पे एक सेल वाल के बीच में कोई एंड नहीं ना है, ये दोनों आपस में खुला हुआ है, यानी नो एंड वाल्स बिटवीन सेल्स, यानी सेल के बीच में कोई एंड वाल्स नहीं है। देखिए ये ओपन है, कोई एंड वाल्स नहीं है। आ थिक वाल्स स्टिप्टेड विथ लिग्निन, तो ये लिग्निन का बना होता है, एक पोलिनर होता है, पोलीमर से बना होता है, लिग्निन यहाँ पे पाया जाता है, जिस जो नली बनाने में काम करता है। तो ये हो गया आपका जाइलम का। तो ये वाटर मिनरल्स को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। अब ये पत्तियों से भोजन को अन्य भागों में पहुंचाता है। तो देखिए ये वाटर एंड फूड को क्या करता है, नीचे की तरफ लेके आएगा। सेल्स विथ एंड वाल्स विथ, देखिए यहाँ पे सेल जो है, इसका जो है एक सेल का एंड हो गया, दिख रहे हैं यहाँ पे एंड हो गया। ये जो होता है टू वे फ्लो होता है, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं होते रहता है, यानी ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, चारों बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका फोइलम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जाइलम और फोइलम का एग्जाम में आपको अंतर पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक यही पूछा है। तो इसको याद रखिएगा, जल, खनिज, लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है, भोजन बनाने के लिए, और ये जो है भोजन को जो है जड़ और अन्य पेड़ पौधों के हिस्से तक फोइलम से पहुंचाया जाता है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? कोई इशू? अब देखिए
जो इन दोनों में सेल के आधार पे भी अंतर पाया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो होता है, एक को कहते हैं जाइलम, एक को कहते हैं फोइलम। तो फोइलम क्या करता है, भोजन को जो है पेड़ पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। जाइलम जो है जल खनिज लवण को जो है पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। आगे देखिए, ये 4 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं ट्रेकियास, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम फेनकेल। तो इन 4 प्रकार के सेल से मिलकर बनता है जाइलम, और इन 4 प्रकार के सेल से मिलकर बनता है फोइलम। स्लीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम पेरेन्किमा और फोइलम फाइबर्स। ये सारा डिटेल जो है आपको नीट वाले को पढ़ाया जाता है। आपको तो केवल इतना ही पढ़ना था, फोइलम और जाइलम। बस नाम याद रखिएगा, अगर कभी पूछ लेता है तो नाम याद रखिएगा। और ये जो स्लीव एलिमेंट्स होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आप लोगों को पता है ना कि सेल में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बस कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के, जाइलम और फोइलम। ये जाइलम किन सेलों के निर्माण से मिलकर बना है, तो ये 4 प्रकार के निर्माण से बना है जाइलम, और इन 4 प्रकार के सेल के समूह से बना है फोइलम। खत्म। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। नाम इसका थोड़ा अटपटा है और वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे। एनीबडी, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बता दीजिए। तो ये जो होता है ना, यही ट्यूब है, और इसी ट्यूब के माध्यम से जो भोजन जो होता है ना, पेड़ पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बाकी तीनों में, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इन चारों में भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये एक खास है एसिव एलिमेंट जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बस कहानी खत्म। तो अब आप लोग को, मुझे उम्मीद है आप लोग को चीजें समझ में आ जाएगी। पहले मैंने क्या कहा, टिश्यू बताया, तो टिश्यू का डिफिनेशन बताया कि समान कोशिकाओं के समान कार्य के लिए जो समूह होता है कोशिकाओं का, उसे टिश्यू कहते हैं। फिर मैंने टिश्यू को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, एक को कहते हैं प्लांट टिश्यू, एक को कहते हैं एनिमल टिश्यू। फिर मैंने प्लांट टिश्यू को भी 2 कैटेगरी में बांटा, एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक को कहते हैं परमानेंट। तो परमानेंट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बातें बताई, परमानेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताई कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स डू नॉट डिवाइड, यानी सेल में विभाजन नहीं होता। फिर मैंने परमानेंट टिश्यू को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, एक को सिंपल, दूसरे को कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होता है उसे भी मैंने 3 कैटेगरी में, पेरेनिसेमा, कोलेनसेमा और स्क्लेरोसेमा। तो ये भोजन संग्रहण का काम करता है। ये किसी भी पेड़ पौधों के जड़ को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि सेल वाल जो होता है उसमें, सेल वाल में क्या हो जाता है, सेल वाल में यौगिक जमाव नहीं होता है। ये पौधों के सॉरी, इसमें क्या होता है, सेलुलोज का जमाव होता है कोलेनसेमा में, इसलिए पेड़ पौधों को जड़ जो है मोटा हो जाता है। और स्क्लेरोसेमा क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो होता है सेल वाल पे लिग्निन का जमाव पाया जाता है। लिग्निन एक पॉलिमर होता है, लिग्निन, नाम याद रखिएगा, लिग्निन का जमाव जो होता है इसी में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है पॉलिमर नलीनुमा बनाता है। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होता है, फलों के और बीजों के आवरण का निर्माण होता है। फल होता है या बीज होता है, उसके बाहरी तरफ जो है एक आवरण का निर्माण होता है इसी के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर जाइलम मैंने बताया कि जल खनिज लवण जो होता है पत्तियों तक पहुंचाता है, और फोइलम जो है भोजन को पेड़ पौधों के अन्य हिस्सों में फोइलम पहुंचाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो होगा, ये प्लांट टिश्यू का पहला परमानेंट जो टिश्यू है कंप्लीट हो गया होगा। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत है, परमानेंट टिश्यू में किसी को कोई दिक्कत है? यार क्या पढ़ते हैं आशुतोष कुमार जी, मैंने ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस बता दिया कि आप कह रहे हैं सब खिचड़ी हो गया? अगर दिमाग आप लोग का इतना भी लोड नहीं ले रहा है ना, तो मैं आप लोग को सीधा बता देता हूं, बीपीएससी की तैयारी करना छोड़ दीजिए, आप लोग से ना हो पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग के दिमाग इतनी चीजें भी नहीं कैच कर पा रही है, नहीं समझ पा रही है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, बीपीएससी की तैयारी एकदम मत कीजिए। यार इसमें मैंने क्या बता दिया, कोई रॉकेट साइंस बता दिया? अगर इतना भी समझने की क्षमता नहीं है तो फिर मत कीजिए तैयारी। बार बार कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में नहीं है,
अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। फ्यूचर में हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि ये आपके सेल जो है सिलेबस का हिस्सा है और सेल से ही टिश्यू बनता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है पूछ ले। तो नॉन इंपॉर्टेंट है। अगर क्रैश कोर्स रहता तो इसको मैं पढ़ाता भी नहीं, सेल पढ़ा दिया खत्म हो गया होता। पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि समय है, डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो इसे भी पढ़ा दे रहा हूं। कह रहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खिचड़ी हो गया, क्या पढ़ेंगे भाई आप लोग? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जल्दी से जवाब दीजिए। कितने लोगों को परमानेंट टिश्यू जो है प्लांट का नहीं समझ में आया? जल्दी से जवाब दीजिए। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया बताइए जल्दी से। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? जब नहीं समझ में आता है तो बोलना चाहिए ना। खिचड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, क्या मतलब है यार? कितना भी पढ़ा दो, कितना भी समझा दो, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते। पहले ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि आपके सिलेबस में ये नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में नहीं पूछा गया है। पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो बीपीएससी ने सेल से क्वेश्चन पूछा है, फ्यूचर में हो सकता है टिश्यू से पूछ ले। अभी तक पूछा भी है, जाइलम और फ्लोएम दोनों पूछ रखा है। पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हैं। चलिए हम लोग ये दूसरा देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा, एक परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू को मैंने क्या बताया आप लोगों को? परमानेंट टिश्यू को मैंने बताया कि इस प्रकार के ऊतक में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल्स डू नॉट डिवाइड, यानी कि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। उसी प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है प्लांट टिश्यू का परमानेंट टिश्यू, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके भी तीन टाइप हो जाते हैं, ठीक है, तीन टाइप हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, जिसको बोलते हैं विभाज्य ऊतकी ऊतक। इंग्लिश में विभाज्य ऊतकी ऊतक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का ऊतक जो होता है, टिश्यू जो होता है, जो इस प्रकार का मेरिस्टेमेटिक प्रकार का जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, इसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं, जिससे कि पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। एक बात बताइए, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो एक पौधा जो इतना बड़ा है, क्या वो इससे आगे बढ़ पाएगा? सेल डिवीजन होगा तभी तो अन्य प्रकार का डिवीजन होगा, तो पेड़ लंबा चौड़ा होगा, बड़ा होगा, ऊंचा होगा। तो इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं जो होती हैं क्या करती हैं? विभाजन करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं। इसमें पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, इसी के वजह से पेड़ का क्या होता है? आकार बढ़ता है। तो ये तीन प्रकार की होती है। एक को कहते हैं एपिकल, इंटरसेलुलर और लेटरल। बहुत ही इजी है, एक फोटो दिखाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, एक फोटो देखिए, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और ये हो गया इंटरसेलुलर मेरिस्टेम, और ये हो गया लेटरल। तो ये तीन प्रकार का मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, यानी जिसमें विभाजन होता है। तो अब देखिए, ये एक पौधा है, तो ये ऊपरी हिस्सा हो गया, ये बीच वाला हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला जड़ हो गया। अब देखिए तीनों की कहानी क्या है, तीनों में कैसे आप लोग समझेंगे। तो देखिए, जो इसे बोलते हैं हिंदी में शीर्ष, ठीक है, शीर्ष विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? अंत, ठीक है, वर्षीय
विभाज्य ऊतक, इसको कहते हैं पार्श्व। इसका हिंदी वर्ड से ज्यादा इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, पार्श्व विभाज्य ऊतक। अब तीनों का काम क्या होता है, एक एक लाइन में याद रखिएगा। एपिकल मिलिटिज्म जो होता है पौधों को क्या करता है, इस ऊतक में जो शामिल कोशिका होते हैं ये पेड़ पौधों के शीर्ष पे पाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो एपिकल मिलिटिज्म के द्वारा क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ती है। मैंने आप लोगों को बताया था पेड़ पौधा ऊपर की ओर बढ़ते चला जाता है, नीचे की तरफ जरूर एक विकास होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था सेल में कि अगर एक कील अगर आप एक पेड़ पौधों के जड़ में खोद देते हैं, ठोक देते हैं, और 5 साल के बाद देखेंगे उसकी ऊंचाई, जिस ऊंचाई पे आप खोदे होंगे थोड़ा सा सेंटीमीटर में अंतर आएगा, वहीं पे उसी ऊंचाई पे खोदा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो होती है, इससे क्या होती है, पेड़ पौधों के शरीर की क्या होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये पेड़ पौधों को लंबाई प्रदान करता है। दूसरा देखिए इंटरसेलरी मेरिटिज्म, ये क्या करता है, तो ये पेड़ पौधों के बीच में पाया जाता है और इसके द्वारा पौधों की शाखाएं की लंबाई, जो ये शाखा होती है ना, टहनी, टहनी नाम सुने, शाखा या टहनी की लंबाई में वृद्धि होती है। तो टहनियों का बढ़ना किससे होता है, ये टहनी है, देखिए ये सब टहनी है, ठीक है। तो टहनियों की लंबाई जो है इससे डिसाइड होती है। पेड़ पौधों की लंबाई एपिकल मेरिटिज्म से डिसाइड होता है। तीसरा है आपका लेटरल मेरिटिज्म, ये क्या करता है आपको, तो ये पेड़ पौधों के जड़ और तना के किनारे में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे का जड़ होता है, तना होता है, उसके किनारे में पाया जाता है और इसके द्वारा जो होता है पेड़ पौधों की तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। तो कोई भी पेड़ पौधों का जड़ देखेंगे इतना मोटा से इतना मोटा हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है। जैसे पेड़ आम, बरगद, कटहल, किसी का भी पेड़ लीजिएगा, उसकी मोटाई गोलाई किससे निर्धारित होती है, लेटरल मेरिटिज्म से डिसाइड होती है। कुछ है ही नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, खत्म कहानी। बताइए। अच्छा एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था, यहां पे ये जो मैंने बताया था कि पेड़ पौधों की मोटाई होती है, तो सेल वाल की मोटाई, सेल वाल क्या होता है, पेड़ पौधों का जो सबसे बाहरी परत होता है, तो जो लकड़ी होती है ना, जो उसका सबसे लास्ट वाला जिसे छल्ला कहते हैं, तो उसकी मोटाई इससे कोलेनसेमा से, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर का जो सॉलिड वाला हिस्सा पाया जाता है, सॉलिड वाला जो गुद्दा पाया जाता है, वो किससे डिसाइड होगा, इससे, लेटरल मेरिटिज्म से। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है जी प्लांट टिश्यू में? प्लांट टिश्यू में किसी को कोई दिक्कत है? ये है पूरा प्लांट टिश्यू। इसमें ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आया? प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, ये तीनों ये सब, किसी को कोई दिक्कत है प्लांट टिश्यू में? बताइए। आपके सिलेबस में नहीं था फिर भी बताया, समझाया, अगर फिर भी नहीं समझ में तो बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा। एनीबॉडी, किसी को भी नहीं समझ में आया मुझे बताएं। कॉल कर लीजिएगा। अंकित आनंद जी, अंकित आनंद जी मेरे मोबाइल पे कॉल कर लीजिए, कोई नंबर कमेंट कर दीजिए जी। प्लांट टिश्यू में किसी को कोई डाउट है? देखिए नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि तोते उड़ गए, खिचड़ी बन गया। अरे क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। ये था प्लांट टिश्यू। मैंने टिश्यू को 2 कैटेगरी बांट दिया, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। जी, बाहरी जो सेल वाल होता है, वो बाहरी जो होता है वही तो सेल वाल होता है। विकास जी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक सेल है, ठीक है, और सेल के जो बाहरी परत होता है वो क्या होता है, सेल वाल होता है। तो पेड़ पौधे जो है सेल से निर्मित हुए हैं। तो ये मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब पेड़ का जो सबसे बाहरी होगा, जिसमें इसके सारे अंग होंगे, तो सबसे बाहरी सेल वाल होगा। सेल वाल जब मोटा होता है तो वो मोटाई होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधों को जड़ को मोटाई देता है। तो ये कोलेनसेमा से होता है। लेकिन इसके अंदर जो ये गुदवा पाया जाता है ना, सेल वाल के अलावा जो मेनवा गुदवा पाया जाता है, वो गुदवा की मोटाई किससे डिसाइड होता है, लेटरल से। समझ में आया? भोजपुरी में पढ़ाना पड़ेगा इसको। सिंपल टिश्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। आशुतोष जी तीनों को फिर से बताता हूं। सिंपल टिश्यू
देखिए पेरिनिसीमा जो है पेड़ पौधों के लिए भोजन संग्रहण का काम करता है। अब भोजन संग्रहण का काम मैंने सेल में पढ़ाया था, कौन करता है? जड़ और तना करता है। भोजन संग्रहण का काम पेड़ पौधों में कौन करता है? जड़ और तना करता है। तो ये कहां पाया जाएगा? पेड़ पौधों के जड़ और तना में पाया जाएगा। जैसे मूली, शलजम, गाजर, ये सब क्या है? पेरिनिसीमा का ही तो है, उनका वहां पे तना में जो है पाया जाता है। भोजन संग्रहण नहीं है, समझ में आया? और कोलिनसीमा जो है किसी पेड़ पौधों के सेल वाल में क्या हो जाता है? उसकी मोटाई हो जाती है। तो पेड़ पौधे को मोटाई कौन दे दिया? जड़ को कोलिनसीमा दे दिया। ठीक है। अब बीज हो गया या फिर किसी का फल हो गया, उसके आवरण का निर्माण किससे होता है? वो किसमें पैक्ड होगा? तो बीज या आवरण को यानी सुरक्षा प्रदान कौन करता है? एस्क्लेनेसीमा प्रदान करता है। कुछ है ही नहीं। अभी भी कितने को नहीं समझ में आया? अरे वही क्लियर है, हम लोग आगे पढ़ें। इससे तो एसएससी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अच्छा, साजन जी कहे सर आप इसके नाम हिंदी में लिख दो तो अच्छा समझ आएगा। अरे बबुआ क्या कहें, छोड़ो। इसी को कहते हैं ना बदमाशी। ठीक है, इसी को कहते हैं बदमाशी। मेरिस्टोनिक विभाज्य युक्त की परमानेंट को क्या बताया मैंने? परमानेंट को क्या बताया जी? ठीक है, सिंपल को सरल, इसको जटिल, जाइलम को जाइलम लिखते हैं, फोइलम को फोइलम लिखते हैं। पेरिनिसीमा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। कोलिनसीमा को क्या कहते हैं? स्थूल, ठीक है, ऊतक। स्क्लेनेसीमा को क्या कहते हैं? ड्रीम कोर। अब कर लो याद, अब ज्यादा आसान है तो कर लो, कर लो भैया, कर लो, कर लो। इसको भी लिख दें, इसको बोलते हैं, इसको तो लिखे थे ना, शीर्ष विभाज्यों की ऊतक। इसको क्या कहेंगे? अंत वर्ष वेशीय विभाज्य ऊतक। इसका क्या कहेंगे? पार्श्व। अब कर लो याद, ज्यादा आसान हो गया। केवल बदमाशी और कुछ नहीं, ये पढ़ने नहीं आए, सब बदमाशी करने आया है, सब एकदम पढ़ने नहीं वाला विद्यार्थी नहीं है सब। अब आ गया समझ में? हिंदी से अच्छा समझ में आएगा। आ गया हिंदी से अच्छा समझ में? आपके एग्जाम में ना जरूरी नहीं है कि ये लिखेगा अनवर्षीय, आपको इसी को लिख देगा देवनागरी लिपि में, इंटरसेलरी, हिंदी में लिख देगा इंटरसेलरी। आप पढ़ के जाएंगे अंतर्वेशीय, हो जाएगा छुट्टी। ऐसे विद्यार्थी क्या कहें, दिमाग नाम की चीजें नहीं है। कभी एक अनअकैडमी है, कभी जाके वहां के टीचर से पूछिए, वो क्या होता है बता देगा सब। बदमाश लड़के हैं सर यार, पढ़ने नहीं आए, सब टाइम पास करने आए। जो चीजें पढ़ना नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बाद भी देखिए इतना दिमाग का दही कर रहा है सब। पता नहीं ये सिलेबस का हिस्सा होता, इससे 10-20 क्वेश्चन आया होता तो पता नहीं क्या करता सब। आगे बढ़े हम लोग, अब एनिमल टिश्यू पे चले। प्लांट टिश्यू में किसी को कोई डाउट है? एनिमल टिश्यू पे चले।
आप फोटो कुछ को देखना है तो देख लीजिएगा। ये आपका जो सिंपल टिश्यू के तीन टाइप दिख रहा है, एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना है। ये आपके जाइलम और फोइलम का आकृति है, इनकी तीनों की विशेषताएं हैं, अंतर है, लिखा हुआ है क्लियर। ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये यहाँ पे लिखा गया है कि जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, फोइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। खास बात यह है कि ये जो सिव एलिमेंट्स होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दोनों का कार्य बता दिया, ये आप लोगों को मैंने तीनों को बता दिया। ये लंबाई प्रदान करता है, ये जो होता है टहनियों को, शाखाओं को लंबाई प्रदान करता है, ये जो होता है जड़ को मोटाई या गोलाई प्रदान करता है। खत्म, इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजों में दिमाग का दही कर दिया सब। परेशानी शक्तिमान लोगों के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि पहली बार जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जीवन में जब पढ़ना चाहिए था क्लास 9 के टॉपिक में है, क्लास 9 का एनसीईआरटी जाके उठा के पढ़िएगा, ये सारा चीज लिखा हुआ है। तो क्लास 9 में तो कोई टीचर पढ़ाया नहीं ढंग से, पढ़ाया तो आपने पढ़ा नहीं। आज जीवन में कोई चीज पहली बार नाम सुनिएगा तो समझ में कैसे आएगा? आएगा कैसे? जीवन में पहली बार जो लोग नाम सुनेंगे, कोई भी चीज दिक्कत करता है। अब पहली बार ये नाम सुने तो दिक्कत तो होगा ना। अब देखिएगा एनिमल टिश्यू में किसी को दिक्कत नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी है, हम इसे देखते हैं, महसूस करते हैं। अभी देखिएगा सब समझ में आएगा एनिमल टिश्यू में। प्लांट टिश्यू में क्यों नहीं समझ में? एनिमल का भाई हम लोग खुद ही एनिमल हैं, तो फील होगा जब मैं कहूंगा दिमाग जो बना है हमारा किससे बना है? दिमाग जो बना है हमारा कहां गया? नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू से बना है। तो अभी समझ में आ जाएगा कि हाँ नर्वस टिश्यू से हमारा ब्रेन बना हुआ है, समझ में आ जाएगा। अभी जो कहेंगे ये हमारी मांसपेशियां जो है मसल टिश्यू से बना है, समझ में आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, जैसे ब्लड पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, समझ में आ जाएगा। जैसे हड्डी पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, समझ में आ जाएगा। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एक खोल प्रदान करता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है एक खोल में, एक कवर में है, जिसे चमड़ा कहते हैं। तो ये चमड़ा में हमारी पूरी बॉडी है, इसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो ये चमड़ा जो है, बॉडी जो है, एक्सटर्नल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। और जिसमें हमारे बॉडी में ऑर्गन है ना, जैसे कलेजा है, कलेजा का सॉरी हार्ट है, किडनी है, आंख है, सबको क्या है? एक एपिथेलियल टिश्यू यानी एक कवर प्रदान करता है। जैसे हमारी आंखें जो हैं, आपको क्या लगता है ऐसे ही घूम रहा है? ऐसा नहीं, इसके ऊपर भी एक परत है। हमारी जीभ जो है, इसके ऊपर भी एक लेयर है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। खत्म, चार वो ये आसानी से फील हो जाएगा, लेकिन समझते ही नहीं है। शुरू करें एनिमल टिश्यू। चलिए एनिमल टिश्यू को देखते हैं। देखिए एनिमल टिश्यू की 4 मुख्य बातें पहले जान लीजिएगा। तो टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है? तो पहली बात कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का समूह जो होता है ऊतक कहलाता है। ऊतक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा, फिर इसको 3 कैटेगरी, फिर इसको 2 कैटेगरी, फिर इसको 3 कैटेगरी और इसको 2 कैटेगरी। प्लांट टिश्यू हमारा समाप्त हुआ। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से। होते और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से एनिमल टिश्यू जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसे कहते हैं हिंदी में, एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। क्या कहते हैं? उपकला, उपकला। नर्वस टिश्यू को क्या कहते हैं हिंदी में? नर्वस टिश्यू को कहते हैं हिंदी में तंत्रिका ऊतक। मसल टिश्यू तीसरा जो होता है, इसे हिंदी में कहते हैं पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, ठीक है, पेशीय ऊतक। इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं। अब देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, वो
दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो हम लोग 6 प्रकार की अगर सब्जी खरीदते हैं, जैसे टमाटर खरीदे हम लोगों ने, प्याज खरीदा, आलू खरीदा, मटर खरीदा, सेम खरीदा, खीरा खरीदा, ठीक है, लहसुन खरीदा, यानी इतनी प्रकार की सब्जी खरीदे। तो ज्यादातर बुर्बक लोग क्या करते हैं, टमाटर के लिए एक पॉलीथीन, प्याज के लिए एक पॉलीथीन, इसके लिए एक अलग अलग पॉलीथीन होता है। उसके बाद एक जो होता है ना, हम लोग अपने पास से एक पॉलीथीन लेके गए होते हैं जिसे झोला कहते हैं। क्या कहते हैं, झोला कहते हैं। तो ये सब एक एक पॉलीथीन में है, इन सभी पॉलीथीनों को एक साथ झोला में डाल देंगे। तो बताइए ये जो झोलवा है, ये टमाटर के लिए भी कवर का काम कर रहा है, इन सबके लिए भी कवर का काम कर रहा है, और इंडिविजुअली ये टमाटर के लिए भी अलग, इसके लिए भी अलग। तो जो इप्तिकल टिश्यू होता है ना, इप्तिकल जो टिश्यू होता है, ये क्या करता है, इसका काम होता है कवरिंग करने का। तो ये दो प्रकार का होता है, एक बाहरी कवरिंग होता है और एक इंटरनल कवरिंग होता है। तो हमारा जैसे हार्ट है, उसके ऊपर भी एक कवर है, हमारी जो आंख है उसके ऊपर भी एक कवर है, लेकिन यहां पे आंख के ऊपर क्या है, ट्रांसपेरेंट कवर है। यानी बताइए इप्तिकल टिश्यू जो है, जैसे ये हमारा चमड़ा क्या है, इप्तिकल टिश्यू है, ये बाहरी टिश्यू है। जीभ के ऊपर भी एक परत मिलेगा, एक कवर मिलेगा, तो ये इंटरनल कवर हो गया। आपके कलेजा, पथरी, जो भी है, जितनी चीजें ऑर्गन से, सबके ऊपर एक कवर लगा हुआ है। ब्रेन है, उसके ऊपर भी कवर है, हर पार्ट भी कवर है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये दो प्रकार का कवर होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। तो इंटरनल में क्या हो जाएगा, ये सब इंटरनल कवर है, एक्सटर्नल ये झोला। तो हमारा झोला कौन सा हो गया, ये चमड़ा, जो ये हमारा चमड़ा है ना, हमारी बॉडी जो बनी है वो इप्तिकल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। हमारी जो चमड़ी है वो इप्तिकल टिश्यू से मिलकर बना है, उपकला से मिलकर बना है। हम इसी झोले में हैं, ये झोला है हमारा पूरा चमड़ा। लेकिन हमारे इस झोले के अंदर भी अनेक ऑर्गन्स हैं, जैसे जितने पेट में ऑर्गन्स पढ़े ना आप लोग, सब ऑर्गन, जैसे नस है, नर्व, नस देखे ना, ऐसे नर्व होता है इसे गोलाकार। तो इसके अंदर वाला नीचे जो होता है ना, एक परत पाया जाता है, वो भी किसका बना होगा, इप्तिकल टिश्यू का ही बना होगा। इसके अंदर भी, ये भी एक परत के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी, नीचे अंदर भी, एक ऊपर भी कवर पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर लीवर होता है, किडनी होता है, सबके ऊपर एक इप्तिकल टिश्यू होता है। तो एक इंटरनल टिश्यू जो अंदर के अंगों को प्रदान करता है, और एक ये ऊपर से जो झोला दिख रहा है हमारा चमड़ा, तो ये हो गया इप्तिकल टिश्यू। तो इसे याद क्या रखना है, इसमें दो बात याद रखिएगा। इसका काम होता है कवरिंग करना, तो बाहरी कवरिंग जो होता है इप्तिकल का बना होता है, और पूरा बॉडी का स्क्रीन जो होता है, ये हमारा जो चमड़ा है, स्क्रीन इप्तिकल का बना होता है। लेकिन आई जो होता है, आई जो होता है अगर इप्तिकल से बना जाता तो इप्तिकल टिश्यू जो होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है। तो हमारी आंख पे देखेंगे इप्तिकल टिश्यू नहीं है, वहां पे कॉर्निया जो होता है उसको क्या कहता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो कॉर्निया लगा हुआ है। अब जैसे मोबाइल को लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को कवर करते हैं, लेकिन क्या इसके स्क्रीन को भी कवर करते हैं, नहीं करते। वहां पे क्या लगाते हैं, टेम्पर ग्लास। तो टेम्पर ग्लास हमारे आंख का क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया के ऊपर भी एक लेयर लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, जिसे कॉर्निया कहते हैं आंख के ऊपर, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अगर इप्तिकल लगा देंगे तो हमें दिखेगा ही नहीं, काश को ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो केवल आंख में जो है कॉर्निया लगा है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाकी सभी जगह जो होता है इप्तिकल टिश्यू पाया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कान हो गया, सबके ऊपर इप्तिकल टिश्यू लगा हुआ है, बस आंख के ऊपर जो है कॉर्निया लगा हुआ, क्योंकि इप्तिकल टिश्यू जो होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता। तो यहां पे इसीलिए कॉर्निया लगा हुआ है। आंख के ऊपर एक पतली छिलकी जैसा होता है, उसी को कहते हैं कॉर्निया। इप्तिकल टिश्यू में किसी को कोई दिक्कत है, इप्तिकल टिश्यू में किसी को कोई दिक्कत है? तो अब देखिएगा इप्तिकल टिश्यू में एक दो बातें ध्यान देने योग्य बातें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिएगा, तो इंटरनल जो होता है ये लिक्विड से इसे कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी अगर ये पानी में रहेगा, जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीभ के ऊपर इप्तिकल टिश्यू है, लेकिन देखिए जन्म से लेकर मरने तक ले वो पानी में ये भींगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर ये सूख गया तो दिक्कत होगा। लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल ये चमड़ा जो स्क्रीन जो है, इसको पानी से हानिकारक है, ये पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आप लोग देखे होंगे लोग जो धान रोपते हैं ना, धान रोपने वाले, तो
एक दो घंटा से तक जब ये लोग धान रोप के आते हैं किसान, तो उनके ऊपर देखिए चमड़ा के ऊपर व्हाइट व्हाइट फूल जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, फूल जाता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है। या कोई व्यक्ति जो लगातार बहुत देर तक कपड़ा धुलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, माने जितनी में उसका फूल जाए, तो वो क्या होता है, पानी बर्दाश्त नहीं करते। हमारा एक्सटर्नल जो ये होता है इप्टिकल टिश्यू जो होता है, तो हमारी बॉडी का जो इप्टिकल टिश्यू है वो लिक्विड को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आपका पैर जो है लगातार पानी में या कीचड़ में कुछ देर तक रह जाए तो देखिएगा चमड़ा फूलने लगता है, कुछ लोगों का सर जाता है। जैसे गरीब घरों में आप लोग देखेंगे महिलाओं से क्या होता है, जैसे किसी की फैमिली 20 लोग हैं, अब एक महिला को जिम्मेदारी है, पहले आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो पहले के जमाने में क्या लोग कहते थे, एक ही महिला से 20 लोगों का बर्तन धुलाते थे। वहां पे फर्श भी नहीं होता था मार्बल्स वाला, तो ऐसे कीचड़ में बैठ के महिलाएं बर्तन धुलती थी, उनकी पैरों के बीच में देखेंगे आप लोग ऐसे शरण हो जाता था, हाथों में शरण हो जाता था। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल जो हमारा इप्टिकल टिश्यू होता है वो पानी को बर्दाश्त नहीं करता है। समझ में आया? इंटरनल जो होता है वो सूखेगा तो दिक्कत है, जीभ सूख गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हमारी जितनी एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट है उसके ऊपर भी क्या है, एक इप्टिकल टिश्यू है, लेकिन इंटरनल होने के नाते इसको पानी से दिक्कत नहीं है, और एक्सटर्नल जो है पानी से दिक्कत है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो इप्टिकल में आपको इतनी ही बातें जाननी है। ये क्या करता है इप्टिकल, इसका काम होता है कवरिंग करने का, ऑर्गन को कवरिंग करता है। तो एक बाहरी जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है, एक इंटरनल जो सारे जितने पार्ट होते हैं ना, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, जितने पार्ट होते हैं सब के सब कवर हैं। ठीक है, रेबीज फुट नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़े, दूसरे पे चले, नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू पे चले। अरे भैया बोल भी दो, नर्वस टिश्यू पे चले। अब देखिए नर्वस टिश्यू जो है ना, एक पूरा चैप्टर है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र एक बायोलॉजी का पूरा चैप्टर है जिसे हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा पूरा एक चैप्टर है। तो यहां पे सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू का। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है, बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो नर्वस टिश्यू जो होता है किस सेल से मिलकर बना होता है, तो मैंने बताया था कि नर्वस टिश्यू जो होता है ब्रेन बना होता है। तो नर्वस टिश्यू किस क्या बना होता है, हमारी जो ब्रेन है ना, ब्रेन वो किससे बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो नर्वस टिश्यू में 2 प्रकार का सेल पाया जाता है, जो मैंने आप लोगों को सेल में पढ़ाया था। एक को कहते हैं न्यूरॉन सेल और एक को कहते हैं गिलोल सेल। तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूरॉन सेल होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो उसमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है, इस कारण ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होता है। लेकिन जो गिलोल सेल होता है उसमें सेंट्रोजोम पाया जाता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जो 10% हमारी ब्रेन जो होती है वो गिलोल सेल से मिलकर बनी है और 90% जो है न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी है। तो 100% सेल जो है किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन टिश्यू से। तो न्यूरॉन टिश्यू जो है वो कहां पाया जाता है, ब्रेन में। किसी कोई दिक्कत? पूरा नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है। यहां पे सिर्फ इतना ही जानना था आप लोगों को कि ब्रेन जो है हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे अंदर जो ब्रेन है ना वो एक नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो नर्वस टिश्यू 2 टाइप के सेल से मिलकर बनता है, एक को कहते हैं न्यूरॉन सेल, दूसरे को कहते हैं गिलियाल सेल, गिलियाल। ठीक है, तो गिलियाल सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है जिसके वजह से सेल डिवीजन होता है, तो वहां पे ब्रेन ट्यूमर होता है 10%। 90% जो होता है न्यूरॉन सेल से मिलकर बनता है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है। ये हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। किसी कोई दिक्कत? तो नर्वस टिश्यू में बस याद रखिएगा कि इससे ब्रेन बना हुआ है। हमारा जो ब्रेन है किससे मिलकर बना है, नर्वस टिश्यू से। कोई दिक्कत? नर्वस टिश्यू से किसी कोई दिक्कत? देखिए आप लोगों को प्लांट वाला क्यों नहीं समझ में आ रहा था, अरे कोई भी चीज पहली बार पढ़िएगा तो समझ में थोड़े आता। अब ये चीजें आप लोग फील कर पा रहे हैं, अब इस चीज को फील नहीं कर पाते हैं।
अरे यार, अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना तो हर चीज समझ में आएगा, नहीं कोशिश कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। मेरा काम है समझाना। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि और भी कोई व्यक्ति आएगा आपको इससे ज्यादा सरल तरीके से पढ़ाएगा, भूल जाइए बाबू। डेली बता रहा हूं, इससे आसान और इससे सरल तरीका हो भी नहीं सकता। आप विश्वास ना हो तो यूट्यूब पे एक नहीं अनेक टीचर हैं, आप सर्च कीजिएगा एनिमल टाइप्स ऑफ सेल। अगर कोई इतना सरल भाषा में इन चारों को समझा दे तो मुझे बताइएगा। देखिए, ब्रेन सेल का आपने पूरा क्लास किया है सोनिका जी? सोनिका जी, आपने सेल का पूरा क्लास किया है? सेल चैप्टर का पूरा क्लास किया है आपने सोनिका जी? सोनिका जी, आपने सेल चैप्टर का पूरा क्लास किया है? बोल ही नहीं रही है। देखिए, अगर सेल चैप्टर का पूरा क्लास की होती तो आपको पता होता कि सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है। और जो ब्रेन है हमारा नर्वस टिश्यू जो है उसमें दो प्रकार के सेल से मिलकर बना है, एक को कहते हैं न्यूरॉन सेल, तो उसमें सेंट्रोजोम पाया ही नहीं जाता है, यानी सेल डिवीजन होगा ही नहीं। और जब सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो मतलब ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि 10% जो सेल होता है वो ग्लियल सेल से मिलकर बना है और उसमें सेंट्रोजोम पाया जाता है, यानी सेंट्रोजोम पाया जाएगा तो सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन से ही कैंसर बनता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको यहां पे हाथ में चोट लगा, चाकू से किसी ने काट दिया और यहां पे आपके 100 सेल जो है क्या हो गए, मर गए चाकू लगने से। तो आपका जो सेंट्रोजोम है उसको 100 सेल बनाना चाहिए था, लेकिन जब ये लगातार बनाती जाएगा, लाखों मिलियन 2 लाख 3 लाख बना देगा, वहीं से कैंसर का उत्पत्ति होता है। तो हमारे ब्रेन में जो है सेंट्रोजोम पाया ही नहीं जाता है, इसलिए वहां पे सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो आप लोग देखे होंगे किसी व्यक्ति को एक बार मार दीजिए सर पे, अगर ढंग से लग जाए आपके नर्वस टिश्यू को तो आदमी वहीं पे मर जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा नहीं। एक बार कोशिका मरेगी तो सेंट्रोजोम आई नहीं कि दूसरी कोशिका बना दे, और जब दूसरी कोशिका बनेगी तो इंसान खत्म। जबकि हाथ में चोट लगता है तो क्या करता है, सेंट्रोजोम सेल डिवीजन करेगा, नया कोशिका बना देगा, घाव भर जाएगा, आदमी ठीक ठाक है। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि 10% हिस्सा जो है ग्लियल सेल से बना है जिसमें सेल डिवीजन होता है, सेंट्रोजोम पाया जाता है, और इसी की वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है, तो कभी ब्रेन ट्यूमर होता भी नहीं। आप पूरा क्लास कीजिएगा, सोनिका जी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो नर्वस टिश्यू क्लियर है, आगे बढ़े। मैसेज आप लोग का आता नहीं है कि आप लोग करते नहीं है। नर्वस टिश्यू क्लियर है? अरे भैया बोल दो, नर्वस टिश्यू क्लियर है? इसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब देखिए, एक को तीसरा जो टाइप है हमारा पेशीय ऊतक, तीसरा टाइप कौन सा है, पेशीय ऊतक, जिसे मसल टिश्यू कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मांसपेशीय ऊतक। तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के मांसपेशीय मसल टिश्यू पाया जाता है। जैसे यहां का जो बॉडी वाला हमारा टिश्यू है ये लंबा लंबा होता है, जो हमारी कमर का मांस है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। और जो हमारे ये हाथ है, स्क्रीन है, यहां का जो टिश्यू बहुत छोटा छोटा होता है। तो मसल टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पे, वर्ग के आधार पे। तो हमारी मांसपेशियां कई प्रकार की होती है। जैसे एक ऐसी मांसपेशियां जिसपे हमारे ब्रेन का कंट्रोल होता है, जैसे हाथ की मांसपेशियां पे हमारा कंट्रोल है कि नहीं, हिला पा रहे। लेकिन जो किडनी जिस मांसपेशी से बना है, क्या किडनी पे हमारा कोई कंट्रोल है? तो इसको भी कई कैटेगरी में बांटा जाता है, कई आधारों पे मसल टिश्यू को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ना पूछा गया है ना पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसके कई टाइप होते हैं मसल टिश्यू के, अनेक इसके बनावट के आधार पे, यानी ये लंबाई होता है, कोई चौड़ा चौड़ा होता है। जैसे हमारी बॉडी का मसल देखिएगा तो ऐसे लंबे लंबे प्रकार का सेल पाया जाएगा, टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। कमर का देखिएगा तो और लंबा लंबा पाया जाएगा, ठीक है। स्क्रीन का देखिएगा तो ऐसे छोटा छोटा गोला गोला पाया जाएगा, ठीक है।
तो इसके बनावट के आधार पे ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कंट्रोलिंग के आधार पे इसके अलग टाइप होते हैं, जैसे एक वॉलंटरी कहते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो अलग होता है। जैसे किडनी पे, लीवर पे हमारी कंट्रोल है, हम क्या उसे कंट्रोल कर पाते नहीं, लेकिन हमारे हाथ के मसल को, पैर के मसल को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये हो गया मसल टिश्यू। तो इसमें क्या याद रखना है, तो पेशी ऊतक से जो है मांसपेशियां बना होता है। तो हमारे शरीर में जितनी मांसपेशियां वो किससे बना है, मसल टिश्यू से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, मसल टिश्यू से मिलकर बना है। जैसे सबसे छोटी अगर मांसपेशी पूछी जाएगी तो एस्टिपिडस जो होती है ना, एस्टिपिडियस, कान के पास यहाँ पे एस्टिपिडियस जो होता है, सबसे छोटी मांसपेशियां होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, एस्टेपी। सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो एस्टेपी, और सबसे छोटी मांसपेशियां पूछेगा तो एस्टिपिडियस। तो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है एस्टेपी, और सबसे छोटी मसल पूछेगा तो एस्टिपिडियस, वो भी कान में ही पाया जाता है। ठीक है। सबसे लंबी मांसपेशियां किसमें पाई जाती है, जांघ की जो सार्टोरियस, ठीक है, जो जांघ की मांसपेशियां है वो सबसे लंबी होती है, सार्टोरियस। ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशी किसकी होती है, कमर की जो मांसपेशियां होती है सबसे लंबी होती है, जिसे ऑल्टिमस कहते हैं, ऑल्टिमस। बातें समझे। तो हमारी पूरी बॉडी जो है कई प्रकार के मसल टिश्यू पाए जाते हैं। इसको खत्म कर लेता हूं कनेक्टिंग टिश्यू को, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा दूंगा। सिर्फ जानकारी के लिए, एग्जाम के लिए इतना ही जानना है। एग्जाम के लिए क्या जानना है कि पेशी ऊतक जो है इससे मांसपेशियां बनती हैं, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है। बाकी इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा दूंगा इसको खत्म करने के बाद। किसी को कोई दिक्कत है? मांसपेशी टिश्यू तो कोई दिक्कत? अब देखिए एक अंतिम है कनेक्टिंग टिश्यू। नाम से ही आप लोग को समझ में आ गया, कनेक्टिंग टिश्यू मतलब जो पूरे बॉडी को जोड़ता है। तो कनेक्टिंग टिश्यू में आपको क्या याद रखना है, कनेक्टिंग टिश्यू को हिंदी में कहते हैं संयोजी, संयोजी ऊतक। तो इसमें क्या याद रखना है, ये पूरे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। तो हमारे शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स का नाम बताइए जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो आपको याद आएगा कौन सा, एक ब्लड, कौन सा, ब्लड। बताइए पूरे शरीर के कोने में ब्लड है, पूरे शरीर को ये क्या करता है, जोड़ के रखता है। अब ब्लड में एक चीज पाया जाता है जिसे कहते हैं लिम्फ, लसिका, लिम्फ। ये ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, ग्रंथि है, लसिका। ये भी पूरे शरीर में ही पाया जाता है, ब्लड में ही पाया जाता है लिम्फ। ये हमें क्या करता है, माने प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है, लिम्फ जो होता है। ठीक है। तो लिम्फ भी क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। एक होता है बोन, हड्डी। हमारे पूरे शरीर में देखिएगा हड्डी है, हड्डी भी क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। तो ये हो गया कनेक्टिंग टिश्यू जिसे कहते हैं संयोजी ऊतक। तो इसका क्या काम करता है, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जैसे कि ब्लड, लिम्फ, बोन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा कनेक्टिंग टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं। एक कहते हैं सिंपल टिश्यू, एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या हो जाएगा, एक ही लेयर में होगा, जैसे कि एक टिश्यू है, ये एक है, एक ये है, तो ये सिंपल टिश्यू हो गया। अब एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जैसे ये एक प्रकार का, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। बात समझ में आया। तो जोड़ भी कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। तो आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, इन चारों को इतना ही पढ़ना चाहिए जितना मैंने अभी तक बताया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे मसल वाले में, कनेक्टिंग वाले में, वो सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए, आपके एग्जाम के लिए जितना जानना था उतना मैं बता चुका हूं। अब जो भी कुछ भी बताऊंगा वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होगा। किसके लिए होगा, सिर्फ जानकारी के लिए होगा। तो शुरू से फिर से हम शुरू करते हैं एनिमल टाइप्स ऑफ टिश्यू को। शुरू से फिर से एनिमल टाइप्स ऑफ टिश्यू को पढ़ा रहा हूं। ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ा दिया इसके टाइप्स को, इसके परिभाषा को। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़, हम लोग सिर्फ जानकारी के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए अब जो पढ़ रहे हैं आप लोग, सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोग की इच्छा हो तो क्लास कीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं।
एनिमल टिश्यू। देखिए ये कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, 1 2 3 4। एक को कहते हैं उपकला, ठीक है, उपकला उत्तक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एक को कहते हैं संयोजी उत्तक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। एक होता है तीसरा जिसे कहते हैं पेशी उत्तक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है आपका तंत्रिका उत्तक, इसको क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू। ये सिर्फ अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, एग्जाम के लिए जितना जानना था बता दिया। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखिएगा इप्तिकल टिश्यू, उपकला। तो जानकारी के लिए आपको बस इतना ही जानना है कि पूरी शरीर के खुली सतह, यानी हमारे बॉडी के जो खुली सतह है, ओपन सरफेस को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, इप्तिकल टिश्यू। यानी जो ये चमड़ा है उसको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, इप्तिकल टिश्यू। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इप्तिकल टिश्यू, ठीक है। तो ये काम करता है और ये शरीर के उन सभी जगहों पे पाया जाता है, यानी बॉडी के उन सभी जगहों पे पाया जाएगा जिसकी सतह खुला हो, जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता हो, ठीक है। तो त्वचा के बाहरी परत को क्या कहते हैं, त्वचा के यानी स्क्रीन के बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस कहते हैं, डर्मस नहीं डर्मिस कहते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस। तो त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि आहार नली, फूड पाइप जो है हम जो खाते हैं, तो इसके बाहर में जो सबसे बाहरी परत होगा वो इप्तिकल टिश्यू ही होगा, इंटरनल होगा और इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। आहार नालिका फूड पाइप में हो गया, यह त्वचा का बाहरी आवरण हो गया, ठीक है। वो श्वसन नली जिसे सांस लेते हैं उसमें भी क्या पाया जाएगा, इप्तिकल टिश्यू पाया जाएगा। वायु कोष्ठ या ग्लैंड्स जो भी जनन होती हैं, अंडवाहिनी या वृक्क नालिका या किडनी जो भी है, सबके बाहरी में क्या पाया जाएगा, एक इप्तिकल टिश्यू पाया जाएगा जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो बाहर वाले को तो इप्तिकल टिश्यू कह देते हैं, ओपन सरफेस को कवर करता है, तो ये तो आप लोग को दिख रहा है इप्तिकल टिश्यू। लेकिन इंटरनल में जो पाया जाता है, ठीक है, यानी त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी परतों में पाया जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा सा डिटेल में। अब देखिए संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। तो मैंने क्या बताया कि संयोजी उत्तक जो होता है शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ने का कार्य करता है, शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है, ये उत्तक जो होता है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, संयोजी उत्तक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कनेक्टिंग टिश्यू। ये उत्तक के मैट्रिक्स में लसिका, लिम्फ फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहीं से कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है उसको 4 प्रकार से बांट दिया जाता है। आपको पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूं बार बार, आपको पढ़ना नहीं है। तो संयोजी उत्तक जो होता है, कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है, उसे 4 भाग में बांट दिया जाता है। कैसे, देखिए, तो जिस माने 2 प्रकार के संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि हड्डी को, जैसे हमारा ये हाथ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो हड्डी को आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, हड्डी जो आपस में जुड़ा जाता है उसको लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। तो हड्डी को आपस में किसके जुड़ा जाता है, संयोजी उत्तक के द्वारा। उस संयोजी उत्तक में पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, लिगामेंट। और हड्डी और मांसपेशियां जो आपस में जुड़ती हैं, यानी एक हड्डी से जब मांसपेशियां, जैसे उंगली में हड्डी भी है और मांसपेशियां भी जुड़ी हुई है, तो वहां पे क्या पाया जाएगा, हड्डी और मांसपेशियों को जो जोड़ता है उसे टेंडन बोलते हैं, टेंडन, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू हो गया। एक और टिश्यू होता है जिसे क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। तो ये क्या करता है ना, 2 प्रकार के संरचनाओं का निर्माण करता है, यानी कि 2 हड्डी है लेकिन 2 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक बात समझ में आया। एक होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, काफी है,
ज्यादा बांधेंगे दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। ये दो टाइप का ही रखिएगा, एक लिगामेंट रखिएगा, ठीक है, एक लिगामेंट रखिएगा, एक काल्डेरा टेंडर रखिएगा, बस दो ही को रखिएगा यहाँ पे, दो ग्रुप छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये संयोजी ऊतक हो गया, बात समझ आया। तो टेंडर के द्वारा हड्डियां मांसपेशियां जो होती है क्या होती है, आपस में जुड़ती है, और लिगामेंट के द्वारा जो होता है, लिगामेंट के द्वारा क्या होता है, लिगामेंट के द्वारा जो है हड्डियां हड्डियां से जोड़ती हैं। तो लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से, टेंडर जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल यानी कंकाल संयोजी ऊतक। तो हड्डियों का निर्माण जो है, हमारी हड्डियां जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा क्या होता है, मतलब कि एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा निर्माण होता है हमारी हड्डियों का, और उसी कोशिका को क्या कहते हैं, विशेष प्रकार की कोशिका से बनता है, उसे कहते हैं, अरे यार इधर लिखता हूं, ठीक है। हमारी शरीर में जो भी हड्डियां है ना, वो किसी न किसी सेल से निर्मित हुई होगी। तो हमारी हड्डी जिस विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, यही कहते हैं, इसी सेल से जो है हमारी शरीर की हड्डी बनती है, ठीक है। इसी सेल से शरीर का हड्डी का निर्माण हुआ है। आप देखेंगे, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि हड्डी के बाहर जो एक क्या होता है, आवरण पाया जाता है, एक पतला सा लेयर पाया जाता है, और उसी आवरण को क्या कहते हैं, पेरिस्टेयम, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हड्डी के बाहरी आवरण जो सुरक्षा उसे प्रदान करता है उसे पेरिओस्टेरियम कहते हैं, और जो हड्डी जिस सेल से बना रहता है उसे ओस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, तो कुल मिला के हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा भी होते हैं, और उसमें हड्डियों में कौन से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं इयोजिन प्रोटीन। तो विशेष प्रकार के प्रोटीन से भी बनता है, उसे बोलते हैं इयोजिन प्रोटीन। अब आप लोगों को पता होगा कि हड्डियों का निर्माण जो है कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है, इसलिए हड्डियों को कैल्शियम फास्फेट के जमा होने वाले अंग के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कनेक्टिंग टिश्यू में ही पढ़ लिया जाता है। तो यहां से अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है कि हड्डियों का निर्माण किस सेल से होता है, उसके आवरण को क्या कहते हैं, ये इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या हड्डियों का निर्माण किसके मिलने से होता है, तो कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक के मिलने से होता है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का ये छाती वाला जो हड्डी है ना, वो हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जो ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके ऊपर भी ये क्या है, स्पेशल प्रकार का हड्डी दिया गया है, खोपड़िया, ठीक है। तो उसको क्या करता है, हमारा फेफड़ा जो एक विशेष प्रकार की हड्डी से सुरक्षित है। तो हड्डियां क्या करती है, हमारे कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हड्डियों के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना या नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हेबेसियन कैनाल कहते हैं। यानी ये एक हड्डी है और इसके बीच में जो ये खाली स्पेस होता है, उस खाली स्पेस को क्या कहते हैं, कुछ लोग इसी को मुर्गा का फोड़ के खाते हैं, एबहेसियन कैनाल, ठीक है। तो बीच वाले स्पेस को क्या कहते हैं, एबहेसियन कैनाल, ठीक है। और हड्डियों के बीच मौजूद क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं हड्डियों के बीच में, जिसे लोग क्या करते हैं, उसको फोड़ के, ठीक है। मुस्लिम समुदाय में जो बड़े बड़े जानवरों को खाते हैं मांस, तो उसमें हड्डियां मोटी होती है, तो उसके मोटे हड्डी में ना विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है, उसी को कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। तो हड्डियों के बीच मौजूद जो छिद्र होता है, यही छिद्र जो होता है, इसमें एक विशेष प्रकार के टिश्यू पाया जाता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो बोन मैरो भी दो प्रकार का होता है, बोन मैरो भी जो होता है दो प्रकार का होता है। तो पहली बात की, ये लंबी हड्डियों के बीच मौजूद छिद्रों में पाया जाता है, जैसे हमारी जांघ की हड्डी है, तो यहाँ पे मोटी है, तो यहाँ पे आपको पाया जाएगा। तो दो प्रकार का बोन मैरो होता है। तो लंबी हड्डियों में जो पाया जाता है उसे कहते हैं पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो। तो ये लंबी हड्डियों के बीच मौजूद छिद्रों में पाया जाता है। इसके द्वारा WBC, व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि येलो बोन मैरो से किस चीज का निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड सेल का जो निर्माण होता है हमारा येलो बोन मैरो से ही होता है। और इसके द्वारा एक बात और याद रखिएगा, जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, माने अभी बहुत कम समय हुआ रहता है, तो नवजात शिशुओं में जो होता है येलो बोन मैरो जो है कम पाया जाता है,
ठीक है। लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो येलो बोन मैरो जो है नवजात शिशु में भी बन जाता है। तो जो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो, दो टाइप का बोन मैरो। तो एक पहला येलो बोन मैरो जो नवजात बच्चों में कम पाया जाता है और बड़ी हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे हमारा जांग का हड्डी हो गया, ठीक। एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं रेड बोन मैरो। दूसरा कौन सा टाइप है? रेड बोन मैरो। तो ये बचपन में लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने पे लंबी हड्डियों के किनारे में पाया जाता है। तो जैसे हम लोग बचपन में थे तो ये हड्डियों के बीच पाया जाता था, जैसे ही हम लोग बड़े हो रहे हैं तो ये हड्डियों के किनारे किनारे पाया जाता है। तो आप ध्यान से समझिएगा एक फोटो के द्वारा। जैसे कि ये एक मैं लेग पीस बना देता हूं, ठीक है, ये एक हड्डी है। तो यहां पे देखेंगे आप लोग, यहां पे जो है आपको रेड, ठीक है, ये रेड जो है, यहां पे जो है आपको रेड बोन मैरो मिलेगा। अब बीचों में जो है ना आप लोग को येलो बोन मैरो मिलेगा, ठीक है, येलो, समझ में आया? तो ये रेड बोन मैरो से क्या होता है? आरबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसी से जो है आरबीसी का और प्लेटलेट्स का जो है निर्माण होता है रेड बोन मैरो से। और येलो बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो गर्भ अवस्था में जब बच्चा का आरबीसी का निर्माण जो होता है, जो बच्चा पेट में ही रहता है, तो जो बच्चा पेट में रहता है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? लीवर के द्वारा। तो ये भी पूछ सकता है कि गर्भावस्था में बच्चे के अंदर आरबीसी का निर्माण किससे होता है? तो लीवर से होता है। बस ये कहानी थी आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए कहानी कहां से कहां घुस गई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अभी संयोजी ऊतक। क्या पढ़ रहे थे? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू। और कनेक्टिंग टिश्यू से देखिए कहां कहां चले गए हम लोग। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। अब हम लोग पढ़ लें आगे। कहां गया हमारा? कौन सा पढ़ना था जी? अब भाग गया। अब कौन सा पढ़ना था जी? पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू में तो कुछ ये आप लोगों को ज्यादा बताना ही नहीं है। मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? ये ऊतक का निर्माण जो होता है एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे माइकोसाइट कहते हैं, मायोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मांसपेशियों का अध्ययन जो है माइक्रोलॉजी कहा जाता है। तो जो मांसपेशियां होती है वो विशेष प्रकार की एक कोशिका से होता है। जैसे हड्डी का भी निर्माण एक कोशिका से हो रहा था, तो मांसपेशियों का भी निर्माण एक कोशिका से होता है। उस कोशिका का क्या नाम है? मायोसाइट, मायोसाइट, मायोसाइट। और इसी से मांसपेशियों का निर्माण होता है, इसी कोशिका से। इसीलिए इसके अध्ययन को, यानी मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी, मायोलॉजी कहते हैं। और इस ऊतक के द्वारा शरीर के लगभग सभी मांसपेशियां, हमारे शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं। 639 याद रखने का तरीका क्या है? 639। तो हमारे शरीर में लगभग 639 जो मांसपेशियां है वो इसी मायोसाइट से निर्मित होती है। इसके अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो गुणों के आधार पे, यानी इसके प्रॉपर्टीज, इसके क्वालिटीज के आधार पे जो ये मांसपेशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, गुणों के आधार पे। तो एक को कहते हैं अनस्ट्रिप्ड, या इसी को इनवॉलेंट्री कहते हैं, या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? गुणों के आधार पे पहले वाले को, जिसे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहते हैं या इनवॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं। इस प्रकार के टिश्यू जो होती हैं धारियां होती है या रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी इस तरह के पातले पतले नहीं पाए जाते हैं। ये ऊतक हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता है। जैसे हमारा लीवर हुआ, किडनी हुआ, ठीक है, जो भी हमारे शरीर का वो ऑर्गन है जो किसी मांसपेशिया से ही बना है, लेकिन उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? इनवॉलेंट्री या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में आपका आता है जिसे कहते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, तो इस प्रकार के पेशी ऊतक में धाराएं जैसे हमारे हाथ की हैं, तो ऐसे रेखा पतला पतला रेखाएं मस्कुलर टिश्यू पाई जाती हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ऐच्छिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो एक तीसरा भी होता है हृदय पेशी ऊतक, जो हमारा हार्ट होता है। हार्ट वो एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। और इस प्रकार के ऊतक जो होते हैं रैखिक और अरैखिक, यानी ये लंबा लंबा भी हो सकता है और बिना लंबा लंबा भी हो सकता है। तो ये हमारी इच्छा के नियंत्रण में भी नहीं होता। तो ये 3 प्रकार के प्रॉपर्टीज के आधार पे हो गया। बात समझ में आई?
बाकी चौथा जो हमारा क्या था, तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम। आप लोग को बता चुका हूं कि नर्वस सिस्टम एक पूरा चैप्टर है जिसे डिटेल में पढ़ेंगे। तब इतनी चीजें अगर मैं नहीं बताता, केवल इतना ही बता के छोड़ देता, तो क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कमेंट करते सर को तो इतना ही आता है, इससे ज्यादा आता ही नहीं है। इसलिए मैंने बता दिया कि इसको भी डिटेल में जानता हूं, इससे भी जानता हूं, इससे भी जानता हूं, इससे भी जानता हूं, लेकिन पढ़ना सिर्फ आप लोग को इतना ही था जितना यहां मैंने बताया। बाकी आप लोग की इच्छा है, वीडियो को दोबारा देख के पूरा जान सकते हैं। आज की क्लास से किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। आज की क्लास से किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। आप लोगों को पता है, छोड़िए अब क्या बताऊं। आज की क्लास से किसी को कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? लड़कियों को ठंडा क्यों लगता है पता है आप लोगों को? अरे ठंडा नहीं लगता है, बच्चों को भी ठंडा नहीं लगता है, छोटे बच्चों को भी ज्यादा ठंडा नहीं लगता है, और लड़कियों को भी ज्यादा ठंडा नहीं लगता है, जबकि हम जैसे सॉलिड लोगों को ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों? तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा सुन ही लीजिए, जब सुनने की इच्छा रखे हैं तो सुन ही लीजिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है? ऐसे तो आप लोग सुनते नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सुन ही लीजिए, सुन लेंगे तो कुछ घटेगा नहीं। देखिएगा एक और टिश्यू होता है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? एडिपॉक्स, ठीक है? एडिपॉक्स टिश्यू, ठीक है? तो ये जो टिश्यू होता है ना, वसा होता है, फैट होता है, ठीक है? इससे फैट का निर्माण होता है। एडिपॉक्स टिश्यू का जो निर्माण होता है, जो फैट का निर्माण होता है, वो इसी टिश्यू से निर्माण होता है, फैट का। तो बच्चों में और लड़कियों में जो ये एडिपॉक्स टिश्यू है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए बच्चों को देखेंगे बचपन में भी वो लोग जो है खेलते रहते हैं, उनको ठंडा कम लगता है। और क्या बोलते हैं, लड़कियों में भी एडिपॉक्स टिश्यू जो होता है, फैट जो होता है, लड़कों के मुकाबले ज्यादा होता है। तो आप लोग देखे होंगे लड़कियां जो होती हैं एक रोटी या दो रोटी खा लेती हैं और आपसे ज्यादा फैटी दिखेंगे, जबकि लड़के हैं 4 से 6 रोटी खाते हैं, कम फैटी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही इनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जो लड़की और बच्चों में जो होता है, क्या होता है, ये ज्यादा पाया जाता है फैट। तो एक लड़की 2 रोटी खा के भी आपके जितना हेल्दी रह सकती है, लेकिन आप जो है 1 रोटी 2 रोटी खा के इतना फैटी नहीं रह सकते। बात समझ में? आज जिसके में फैट ज्यादा होता है उसको क्या होता है, ठंडा कम लगता है। तो लड़कियों को देखिएगा बहुत कम खाती है लड़कियां, कभी ध्यान से देखिएगा, लड़कियां 1 से 2 रोटी खाती हैं और हमेशा एकदम सुडौल बॉडी बना के रखती हैं। तो यही कारण है, ठीक है? यही कारण है। बाकी बताना तो नहीं चाहता था, सुन लिए तो सुन लिए। अरे तो मेरा वो जो है ना थोड़ा सा फैट ज्यादा हो गया सोनिका जी, इसी का, ठीक है? तो आप लोगों को टिश्यू जो था आपके एग्जाम में क्वेश्चन टिश्यू से एक भी नहीं आया है, ठीक है? सेल आपके सिलेबस में है, सेल से क्वेश्चन आया भी है। कल में अच्छा एक ये चैप्टर था, इसको भी खत्म कर दें आज, कल इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखिएगा ये पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जीवन एवं उनका वर्गीकरण। तो इसमें मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दिया था। अब ये आप लोग को चीजों को समझ में आ जाएगा। पहला क्लास देखिएगा तो मैंने पूरे जीवधारियों को, यानी जितने आपके सजीव जगत के हैं, उनको 5 वर्गों में बांट दिया था। मोनेरा सबसे माने हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है? ये 5 है। तो इसको कोशिका के प्रकार पे प्रोकैरियोटिक बता दिया हूं। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, ये यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मोनेरा होता है। केंद्रक झिल्ली आप लोगों को पता ही होगा, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित,
पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये स्वयं पोषी और परपोषी। स्वयं पोषी क्या होता है? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। परपोषी जो दूसरे पे। तो ये दोनों हो सकते हैं, ये भी दोनों हो सकते हैं। ये सिर्फ परपोषी होता है, यानी अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। और ये स्वयं पोषी यानी खुद से बना लेते हैं। ये परपोषी यानी स्वयं से खाना नहीं बनाते हैं। प्रजनन, अब देखिएगा आप लोगों को मैं एक रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे संयुग्मन क्या होता है, युग्मन संलयन और संयुग्मन संलयन, निषेचन और क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो अभी बस इस चैप्टर के लिए याद करके रखिएगा कि मोरेरा में संयुग्मन होता है, प्रोटिस्टा में युग्मन संलयन और संयुग्मन होता है, इसमें निषेचन होता है। शामिल सजीव क्या होता है? तो इसमें देखिए जीवाणु जो होते हैं सब प्रोकैरियोटिक में होता है। मैंने बताया था नीलहरित जो होता है, शैवाल जो होता है, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, पहले बता चुका। प्रोटिस्टा जो होते हैं एक कोषीय शैवाल होता है। डाइटम, प्रोटोजोआ जो होता है सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। फंगाई क्या होता है? इसमें परपोषी और मृतपोषी, मृत जीवी सजीव, आप लोग क्या नाम है, पैरासाइट का नाम सुने होंगे, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। परांठी क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल युक्त ये पैरासाइट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पौधों से वालों आदि को शामिल किया जाता है, यानी पेड़ पौधे इसी में आ जाएंगे। ये देखिए एनिमेलिया, यूकारियोटिक में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। मोटोजोआ भी कहते हैं, इसमें हाइड्रा, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, जलीय जंतु, अन्य स्तनधारी जीव सम्मिलित होते हैं। ये आप लोग जान गए। एक उपवर्ग भी है, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो आहार बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इसी में पाए जाएंगे। प्रोटिस्टा में काइरोसाइपेटा, ये सब नाम याद रखना, इसको ज्यादा समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ये सब मैं आप लोगों को प्लांटी का टाइप बताऊंगा आगे। बोटनी एक अलग टॉपिक है, पूरा बोटनी, तो ये पूरा बोटनी उठ के उसमें आएगा, तो वहां पे हम लोग पूरा बोटनी जब पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन आप लोगों को अभी फिलहाल जितना समझ गए वो तो ठीक है, और जो नहीं समझे ये वाला रट के रखना है। कल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट है, यहीं पे लाइव होगा टेस्ट आप लोगों का। तो कल जो है आप लोगों का ये चैप्टर जीव और उनका वर्गीकरण और कोशिका एवं ऊतक, इसका कल टेस्ट होगा दोनों का। तो यहां से आया 6 से 8 क्वेश्चन, यहां से आया 6 से 8 क्वेश्चन, यानी टोटल 16 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का और लगभग 20 से 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी लगभग कल 50 क्वेश्चन, 50 नहीं 50 और 100 क्वेश्चन कल हम लोग यहां से करेंगे। तो कल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद अगला चैप्टर जो 70 से 80 क्वेश्चन आता है। तो अगला चैप्टर परसों शुरू होगा, कल इन दोनों का टेस्ट होगा, टोटल 100 क्वेश्चन। तो अभी तक बायोलॉजी के ये छठा क्लास है। कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। तो इन 6 क्लास को पूरा रट के रिवीजन करके आइएगा। इसमें 100 में से 90 क्वेश्चन बना के जाइएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। रिवीजन करके आइएगा, 100 में से 90 क्वेश्चन बना लीजिएगा, यही पे कराऊंगा कल, ठीक है। इसके बाद ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, तो 2 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। तो कोई बाप रे, इतना छुट्टी था हिमांशी जी और बाकी लोग जो कह रहे हैं सर रहने दीजिए। पिछले 1 सप्ताह से तो क्लास चल ही नहीं रहा है, 1 सप्ताह से तो क्लास नहीं चल रहा है, और आज ही थक गए आप लोग। अरे यार, मैं बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग गुस्सा दिला रहे हैं, फिर भी मैं नहीं थका और आप लोग थक गए। 8 बजे टेस्ट नहीं है, टेस्ट आज जो है पूरे 9 बजे होगा। आज टेस्ट कैंसिल करते हैं, ठीक है। टेस्ट कल होगा, हम लोग आज पढ़ेंगे, आज हिस्ट्री पढ़ेंगे रात में, ठीक है। तो कितना बज रहा है? 19 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बजे से हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। 8 से 10 आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। नहीं, हिस्ट्री अब 8 बजे होगा, ठीक है। हिस्ट्री अब 8 बजे होगा। चाय पीने जाना है तो किसी को दिक्कत है टिश्यू में? इसका नोट्स आप लोगों को अभी मिल जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स जो है साइंस का दोनों चैप्टर का, जीव और उनका वर्गीकरण और कोशिका एवं ऊतक, दोनों का नोट्स आज आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कल इसका टेस्ट होगा, तो दोनों का नोट्स आज मिल जाएगा, कल इसका टेस्ट होगा। देखिए आप लोग को बीपीएससी में ना बहुत कम साइंस पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी में जो है बहुत ज्यादा साइंस पढ़ना है। तो टिश्यू मैंने सिर्फ आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो टिश्यू से क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, इनडायरेक्टली पूछ भी देता है, डायरेक्टली टिश्यू से क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा फैट वाले लोग जल्दी थक नहीं जाते हैं,
उनकी श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, वो थकते नहीं है। देखिए आशुतोष जी ध्यान से समझिएगा, फैट जो होगा, जहां ज्यादा फैट होता है ना, ध्यान से समझिएगा आप लोग, मोटे लोग थकते नहीं है, उनकी श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। देखिए कैसे, जैसे मैंने आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो जहां पे ज्यादा फैट होता है ना, वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है। यानी जिसके पास फैट ज्यादा है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या करता है, 38 एटीपी का निर्माण करता है क्रेब्स साइकिल के माध्यम से। क्रेब्स साइकिल 38 एटीपी के द्वारा एक ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो जो ज्यादा फैटी है ना, उसका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा सांस लेगा। भाई O2 ज्यादा लेगा तो क्या होगा, तभी तो साइकिल करेगा, क्योंकि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ज्यादा मोटे लोग जो हैं जब कार्य करते हैं ना, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो तेजी से सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है 38 एटीपी का निर्माण तेजी से करने लगती है, और वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। पता है आप लोगों को? तो आप लोग को जो लगता है ना कि वो थक जाते हैं, बल्कि थकते नहीं, वो एक्चुअली ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, 38 एटीपी के द्वारा ग्लूकोज बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। समझ में आया? तो फैटी लोग 4 दिन भूखे भी रह सकते हैं। ध्यान ना दीजिए भाई, मोटे लोगों के नुकसान भी है तो फायदे भी हैं। ठीक है, आज टेस्ट में छुट्टी है, आज छुट्टी, आज पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। यार थक गए हैं आज, बिना पढ़ाए मन नहीं लगता है ना, थोड़ा सा पढ़ा लेंगे, थोड़ा सा मुंह दर्द करेगा तो नींद भी आएगा, मुंह दर्द नहीं करता है तो नींद नहीं आता है ना। तो आज पढ़ाएंगे, आज हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक आप लोग का हिस्ट्री का है। ठीक है, तो आज टेस्ट नहीं, आज पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो कुछ बातें कर लीजिए, बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है। छुट्टी में खूब मजा किए हैं आप लोग दबा के, तो अब दबा के पढ़िएगा। आपके लिए क्या लाए दिल्ली से, बिल्ली लाए हैं, आइए ले जाइए। सोनिका जी आपकी बिल्ली लेके आ गए हैं जी, आ जाइएगा सोनिका जी अपनी बिल्ली ले जाने। तो आप लोग को सही सही बताइएगा ईमानदारी से, जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका और उत्तक, कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ, साइंस आशुतोष जी कहते थे कि समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कोई लगातार 6 क्लास किया होगा आप उसको समझ में नहीं आया हो ही नहीं सकता। जो क्लास छोड़ा होगा, रिवीजन नहीं किया होगा, उसी को समझ में कम आया होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आए। अरे थके नहीं जी, आवाज, गला बैठा है, गला, क्योंकि ज्यादा दिन से बोले नहीं है ना, तो गला बैठा है, थके नहीं। तो कुछ भी ऐसा है, अगर आप लोग वीडियो को दोबारा देख ले, अभी 6 क्लास तो हुआ है जी, 6 क्लास हुआ है, 6 क्लास को 1-2 बार देख लीजिएगा पूरा तेजी में। कल इसका टेस्ट होगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सर आज टेस्ट लीजिए, ऐसा है? अरे सिंपी जी, काहे आप लोग अपने हिसाब से चलते हैं। हाँ रखें बिल्ली को, मन लगेगा, सही बात है। तो अगला चैप्टर जो है हम लोग परसों शुरू करेंगे, कल इसका टेस्ट होगा। सभी लोग रिवीजन कर आइएगा, टेस्ट का फुल में फुल मार्क्स लेके आना है। ठीक है, नहीं क्लास दिन में नहीं होगा, क्लास कल दोपहर 2 या 3 बजे से स्टार्ट होगा। आप लोगों का सुबह में क्लास अभी नहीं होगा फिलहाल 2-3 दिन तक। ठीक है, एक्चुअली रात में पता नहीं क्या हो जाता है, एक नींद नहीं आता, दूसरा फीवर आ जाता है, और सुबह तक फीवर चढ़ा रहता है। ठीक है, तो हमारी बीमारी कुछ अजीबोगरीब है। ठीक है, तो वो टाइमिंग आती है, तो रात के 12-1 बजे तक ठीक रहता है, उसके बाद शरीर अजीबोगरीब एक्टिव हो जाता है, और सुबह में हम सो जाते हैं, फीवर के मारे उठ ही नहीं पाते हैं, शरीर पूरा दर्द करने लगता है, और 2 बजे हम जाके एकदम तंदुरुस्त होते हैं। तो आप लोगों का क्लास 2-3 दिन तक, ठीक है, 2-3 दिन तक दोपहर 2 बजे तक चलेगा जी। करंट अफेयर्स की क्लास होगी। आशुतोष जी मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा मुझे एनर्जेटिक हो जाने दीजिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में मुझे फुल्ली एनर्जेटिक हो जाने दीजिए। ठीक है, दोपहर 2 या 3 बजे कल क्लास चलेगी, दोपहर 2 या 3 बजे। ठीक है,
दोपहर 2 या 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपका क्लास खत्म। ठीक है, 2 से 6 आप लोग का क्लास अभी फिलहाल कल से 2 से 6 चलेगा, 2 से 6 चलेगा या 3 से 7 चलेगा, बस यही टाइम रहेगा। और टेस्ट 8 से 10। ठीक है, और कुछ? आज टेस्ट नहीं होगा, आज हम लोग 8 बजे हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पिछला चैप्टर हिस्ट्री का रिवीजन करके आइएगा, 8 बजे मिलते हैं हिस्ट्री में। पिछला चैप्टर जो है हिस्ट्री का पढ़ के आइएगा। इसका नोट्स मैं आप लोग का ग्रुप में भेज दूंगा, जीव और उनका वर्गीकरण, कोशिका एवं उत्तक। ठीक है, टेक केयर, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सोनिका जी, क्या नाम है, सिम्बी जी, केवल आप अपने हिसाब से मत चलिए, सर टेस्ट दिन में कर दीजिए, नहीं होगा, जो टाइम है वही रहेगा, नहीं बदलेगा टाइम। ठीक है, केवल आप लोग यार अपने हिसाब से चलते हैं, सामने वाले की समस्या नहीं है, सामने वाले का काम नहीं है, केवल अपने हिसाब से, सर दिन में कर दीजिए, सुबह कर दीजिए, रात को कर। अरे भाई, हम भी इंसान है, हमें भी खाना बनाना रहता है, उठना रहता है, नहाना रहता है, पढ़ना रहता है, पढ़ाना रहता है, अनेक काम है, इसी में बीमारी भी है, केवल अपने हिसाब से चलते हैं। कभी कभी सामने वाले की इच्छा भी समझा कीजिए, बार बार कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझ ही नहीं रहे हैं। चलिए मिलते हैं 8 बजे हिस्ट्री की क्लास में, 8 बजे।